अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत दुआएं हैं आप तमाम तो लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप तमाम तो लोगों को हंसता बसता रखे। अभी ऑन एयर आने से पहले मैं ख़बरों में भी देख रही थी और मुसलसल जो दुआएं हैं और जो थॉट्स हैं वो फ़लस्तीन की आवाम के साथ हैं कि जो स्पेसिफिकली उनके साथ इस वक्त किया जा रहा है। और अभी तो इसराइल की जानिब से जो बिजली बंद थी, पानी बंद थी और मुसलसल जो अटैक्स कर रहे हैं। और आपको पता है कि ज़्यादातर अटैक्स में जो मारे जाते हैं वो बच्चे होते हैं। तो दुआएं हैं फ़लस्तीन के लोगों के साथ, फ़लस्तीन के बच्चों के साथ कि अल्लाह पाक जल्द जो है ना उनको वो फ़तह नसीब करे जो फ़तह वो चाहते हैं। ये मज़लूम आवाम बहुत अरसे से सफ़र कर रही है। इसके साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने आसपास देते हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना एक स्ट्रेस, एक एग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। जब वो बढ़ जाती है तो डिप्रेशन में भी चली जाती है। हम इसमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। हम ज़रा से किसी बात पर डाउन होते हैं, हम कहते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है। भाई ये तो देखें कि वो डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, वो क्या चीज़ है। और आज दुनिया भर में एक इतना अहम दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से ये थोड़ी बहुत अवेयरनेस से आ रही है कि भाई मेंटल हेल्थ जो है ये मैटर करती है। और मेंटल हेल्थ स्पेसिफिकली बड़ी सफ़र की है कोविड के बाद। मेरे साथ इस स्टूडियोज़ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मलिहा नाज भी मौजूद है। ज़रा मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। इस बार का थीम क्या है WHO की जानिब से, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। डॉक्टर साहिबा आपको वेलकम कहती हूँ मैं शो में। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर साहिबा ये बताएं, ये मेंटल हेल्थ क्या होती है? देखिए, मेंटल हेल्थ जिस तरह से कोई भी हेल्थ है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है, इसी तरीके से हमारी ज़हनी सेहत, हमारे क्योंकि हमारा जहन या माइंड ही है या हमारा ब्रेन है जो एक हमारी पूरी हमारे जिस्म को, हमारी पूरी ज़िंदगी को लेकर चलता है। एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर की तरह है, ठीक है। तो अगर वो सेहतमंद नहीं होगा, वो ज़हनी आसूदगी नहीं होगी तो ज़ाहिरी तौर पर हर ज़िंदगी के हर मामले में मुश्किल होगी इंसान को। और जिस तरह से फ़िज़िकल हेल्थ को या हम जिस्मानी सेहत को एक मसला समझते हैं, उसके लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसका इलाज ढूंढते हैं। और जो भी शख्स किसी किसी भी फ़िज़िकल इलनेस का या किसी भी जिस्मानी बीमारी का शिकार होता है, उसको एक एज मिलता है कि उसका ख्याल रखा जाता है। उसको एक सेहत के लिए वो कोशिश कर पाता है। लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कितनी बड़ी आर्मी है ना कि वो जो फिजिकली बीमार जो आपको नजर आ रहा है उसकी टेक केयर करने के लिए आसपास कितने लोग मौजूद होते हैं। लेकिन वो बंदा जो नफ्सियाती तौर पे सफ़र कर रहा है, लोग ना उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उल्टा उसको और जो है उसको क्वेश्चन करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली ये बड़ा मसला मैं देखती हूँ। देखिए, यही सबसे बड़ा जो हमारा पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर और इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी जो सबसे बड़ा मसला है ज़हनी सेहत को लेके, वो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है। यानी कि ज़हनी सेहत के जो भी शिकार लोग हैं, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोगों का ये, आप किसी से भी कह देना कि आई थिंक यू नीड हेल्प, तो लोग कहते हैं तुमने मुझे पागल कह दिया है। जी एग्जैक्टली, ऐसे लग रहा होता है जैसे आपने अगले को गाली दे दी। अच्छा, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके घर में आपके बच्चा, आपके एल्डरली पेरेंट्स, आपके घर में बुजुर्ग, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है जो बहुत अरसे से बीमार होते हैं एंड समहाउ कहीं ना कहीं वो गिव अप करने लग जाते हैं। तो आप लोग हमें कॉल कीजिए क्योंकि हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हो सकता है कोई ना कोई आपको बात ऐसे कही जा सकती है जिससे आपकी अच्छी रहनुमाई हो जाए। अच्छा, कोविड के टाइम ने हमें बड़ा मुतासिर किया क्योंकि पहले कोविड में हमें एक फियर था। पहले तो क्यूरोसिटी थी, फिर फियर आया, उसके बाद एक ग्रीफ आ गया। एग्जैक्टली और हम समहाउ उस ग्रीफ से बहुत से लोग तो अब तक निकल ही नहीं पाए, क्योंकि मैं कहती हूँ ब्लेस्ड है हम लोग कि हमारे कोविड ने मेरे किसी प्यारे की, मुझे फैमिली किसी की डेथ नहीं हुई। लेकिन जो मेरे दोस्तों की मैं देखती हूँ कि घर में अम्मी भी चले गए, अब्बू भी चले गए, भाई चले गए, हस्बैंड चला गया, वो कितना हिला देने वाला था। देखिए, अब कोविड का भी ये था कि कोविड ने एक ज़ाहिरी तौर पर तो एक फ़िज़िकल इलनेस थी, ठीक है, लेकिन उसने पूरी साइकोलॉजिकल सोशल लाइफ को, जो ज़िंदगियों को है, उसने मुतासिर किया। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं, ठीक है, लोग घरों में रहते थे और बंद रहते थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, ठीक है, लोगों ने जानना शुरू किया कि अच्छा, घर वाले भी अच्छे लोग हैं।
लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि ज़िंदगी के हर शोबे में है जो है कोविड ने अफेक्ट किया नेगेटिवली लोगों को। स्टडीज पढ़ी थी पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ गए थे exactly. जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़े थे कोविड के टाइम में, वहाँ पर बच्चों की मेंटल हेल्थ इतनी मुतासर हुई थी। हाँ एग्जैक्टली बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया मदीहा। देखें जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ही जो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो के बहुत सारे लोग जो हैं तकरीबन 24 मिलियन पीपल जो हैं उनको साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प की नीड है, ज़रूरत है, लेकिन उसमें से औरतें जो हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हैं और उसका एक मेजर रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस में जब एक औरत के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, उसकी जहनी सेहत ख़राब होती है, उस औरत की जहनी सेहत का असर जो है वो उसके घर में बच्चों पे जाता है। राइट, बच्चे भी ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उनके पूरी सोशल उनके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, वो बहुत तरह के नेगेटिव जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो वायलेंस जो है और डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये मुझे डॉक्टर साहब ये जो वायलेंस होता है, ये जो घरों में मर्द आके चीखते हैं या मारते हैं, ये उन पे बेसिकली कितना इम्पैक्ट होता है उन तमाम तर चीज़ों का जो कि वो बाहर की दुनिया से घर में लेके जा रहा होता है? क्योंकि देखिए जब आप काम करते हैं ना, आपको पता चलता है कि वर्क प्रेशर्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर वो बंदा जो कि जिसको हम कहते हैं जी सोल प्रोवाइडर है, उसने तमाम तर चीज़ें देनी है, अगर वो अपने वर्क प्लेस पे कोई प्रेशर देख रहा है तो अपने बॉस को तो नहीं बोल सकता, हाँ, पर वो वेंट आउट घर आके ही करेगा। बिल्कुल, हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हमारी टर्म में, कि जो चीज़ें अगर बॉस ने डांटा है और वो बॉस को नहीं डांट सकता तो घर आके जो है वो अपनी बीवी को या अपने बच्चे को डांटने लगेगा। इसी तरीके से सिर्फ वहाँ का एनवायरनमेंट ही नहीं, इस तरह का ऑफिस का रास्ते में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो आके जो है घर पे वेंट आउट कर रहे होते हैं। और उसका रीज़न ये आप जानते हैं कि जो ये सारे प्रेशर्स वो फेस कर रहा है, लेकिन उसको हमारे यहाँ ये भी नहीं सिखाया जाता कि किस तरीके से चीज़ को कहना है अपने। डॉक्टर साहब आपके पास जो इतने केसेस आते हैं, अब तो मैं चाहूँगी सर आप डिप्रेशन भी बता दें कि हम जो एग्जाइटी और डिप्रेशन में इसमें कितना फ़र्क है, पहले तो मुझे ये बताएं। देखिए जी, एंजाइटी इज़ समथिंग डिफरेंट, एक अलग डिसऑर्डर है, और डिप्रेशन डिप्रेशन जो है वो एक अलग डिसऑर्डर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स होते हैं कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार है तो वो एंजाइटी का शिकार भी हो सकता है, और कोई एंजाइटी का शिकार है तो वो डिप्रेशन भी फेस कर सकता है। अब एंजाइटी के अगर सिम्टम्स हैं, अगर हम सिम्टम्स की बात कर लें शायद उससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। सिम्टम्स की हम बात करें तो एंजाइटी के अंदर घबराहट होना, बेचैनी और किसी किस्म का डर, खौफ होना। कराची से हमारे साथ कॉलर है शकील। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी बिल्कुल शकील साहब, आपको सुन पा रही हूँ। अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भूल जाया करती, बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं या कोई ऑफिस के हवाले से कोई चीज होती है, इस वजह से मैं ऑफिस में भी बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। घर की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लेने के लिए मुझे घर से निकलता हूँ, अच्छा फिर वो मेरी मिसेज कहती है आप लिख लें या आप इसको जो है ना वो सेव कर लें मोबाइल में ना, तो मुझे ये भी याद बात दफा नहीं रखता कि मुझे वो पेपर लिखा हुआ था वो मेरे पास है या नहीं है। तो मेरी अच्छा अब ये प्रॉब्लम चले मेरे साथ तो जैसे था सिस्टर चल रहा था, मैं उसको फेस कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि आई हैव 3 सन्स और मेरे 3 बच्चों में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं है, ही इज वेरी सुपर फिट, बट जो 2 बड़े बेटे हैं मेरे उनको भी ये प्रॉब्लम है, वो भी इसी तरह सेम चीजें भूल जाते हैं। तो काइंडली कोई मुझे ऐसा मशवरा दे कि हम क्या खुराक इस्तेमाल करें या किससे बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं लाइफ में ना, लोग नाराज हो जाते हैं। मैं आपकी बात समझ इसलिए सकती हूँ क्योंकि मैं अक्सर मैं भी जब बहुत ज़्यादा कभी प्रेशर एंग्जाइटी में होती हूँ, मैं चीज़ें बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मुझे बताइएगा आपके बच्चों की उम्रें क्या हैं? जी बिल तरतीब मैं आपको बताता हूँ, 20, 16 और 12 साल। जो 20 और 16 है उनको बेसिकली प्रॉब्लम है भूलने की। जी 20 और 16, अच्छा 20 और 16 को ये प्रॉब्लम है, और जो छोटा बच्चा है जो सबसे वो इतना ज्यादा उसका माशाल्लाह उसका हाफजा तेज है, उसकी मेमोरी इतनी पावरफुल है। वो अब देखे हैं मेरे ही बच्चे तीनों, लेकिन अब वो अब होता ये है
कि बड़े की मैं बार दफा उसको बोल रहा हूँ बेटा तुमने ये इतनी बड़ी मिस्टेक की, उसको बातें सुननी पड़ती है छोटे के सामने, और छोटे की तारीफ होती है सिर्फ इसी वजह से कि जी ये बच्चा हमारा बड़ा इंटेलिजेंट है। तो ये भी बड़ा वो बड़ों को बड़ा फील होता है कि भाई छोटे की इतनी तारीफ होती है। तो ये बड़ा मेरे साथ एक प्रॉब्लम बड़े चल रहा है। उनको अगर याद अब ये मतलब मेमोरी का इशू है तो ऑफ कोर्स उनकी लर्निंग भी मुतासिर से होती होगी। वैसे शकील साहब आप काम क्या करते हैं? मैं पहले तो मैं पाकिस्तान नेवी में था, वहाँ से रिटायर्ड हुए मुझे 12 साल हो चुके हैं। अब मेरे पास एक कम्युनिटी हॉल है कमांडर सिटी में जिसको मैं रन करता हूँ और उसको चलाता हूँ, और उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे लोग कहते हैं कि हमें ये फला डिशेज हम आप अरेंज करवाते। तो अब देखें ना, सालों बाद किसी के घर में शादी होती है और मैं कोई चीज ऐसी मिस कर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल लास्ट में चाय देनी वही मुझे जहन में नहीं रही, तो वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। चलें शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये बड़ा सीरियस इशू है। और देखिए इनके तो बड़े बच्चे हैं, उनकी लर्निंग में कितना फर्क पड़ता होगा क्योंकि वो भूल जाते होंगे। देखिए इसके जो शकील साहब का इशू अभी इन्होंने मेंशन किया उसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं, और हो सकता है कि डिमेंशिया का इसका जो है रूट पर हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। लेकिन बच्चे जी एग्जैक्टली। तो देखें अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में, तो उस वजह से भी अक्सर लोग जो है वो चीज़ें भूलते हैं। ठीक है, और कभी कभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लर्नड एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि सीख लेता है इंसान। जैसे अगर घर में कोई बड़ा जिस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं, बच्चे भी उस तरीके से चीज़ें करने लगते हैं। तो अब इनकी जो एक इशू है उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें कुछ नया नहीं है, यानी कि पहली दफ़ा अगर किसी को हो रहा हो और वो फैमिली के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव कैसे होगी? एग्जैक्टली जी। देखें अब ये है कि उनका ये इशू है तो वो ही एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अगर उनके घर में फादर को है, 2 बड़े बच्चों को है, तो वो कह रहे हैं कि छोटे बच्चे के साथ कंपैरिजन किया जाता है, वो कंपैरिजन ना किया जाए। ठीक है, अगर वो पेज भूल जाते हैं तो एक डायरी, कंपैरिजन ये नहीं करते ना, कंपैरिजन तो लोग करते हैं कि जी छोटे वाला इतना स्मार्ट है, बड़े वाले इतने, तो वो फिर बड़े बच्चे फील करते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। तो ये होता है कि यही सपोर्ट, इसको पॉजिटिव वे में लेके इस तरह से चलना है कि आप ही अपने घर के लोगों का सपोर्ट सिस्टम बने। अच्छा, ये डिमेंशिया के छोटी एज में भी हो सकता है? क्योंकि मैं इनसे रिलेट इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मैं खुद बहुत किसी प्रेशर में होती हूँ या मेरी नींद पूरी नहीं होती, जो कि यूजुअली होता है कि नींद मेरी पूरी नहीं होती, तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं सोचूंगी मैंने जवाब देना है, किसी को नहीं दे पाती ये काम। अच्छा, कॉलर एक और है हमारे साथ, मोहम्मद अली कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल। कि मेरी वाइफ है ना, उनको एंजाइटी होती है, तो वो हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो हार्ट की तरफ चले जाते हैं। कभी उनका खौफ से उनको जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर दोबारा लेके जाते हैं। तो इस कदर हम परेशान हो जाते हैं कि ये एंजाइटी जो है ये 4-5 साल से हम भुगत रहे हैं ना। अच्छा, उनको तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे कि हम इसको क्या करें, कहाँ? आप मुझे बताएं, आपकी वाइफ को पैनिक अटैक्स होते हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, और जो पैनिक अटैक्स होते हैं तो क्या वो बिल्कुल खामोश होती हैं या वो चीखती हैं, वायलेंट होती हैं, क्या होता है? नहीं, वो खामोश रहती है, मगर वो खौफ उनको ये होता है जैसे हार्ट की तरफ जा रहे हैं या खुदा न खास्ता, मतलब खौफ आ जाता है उनको बहुत ज्यादा ना, मतलब परेशान हो जाती हैं, डर जाती हैं। जी चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो मैं समझ पाई हूँ, देखिए एंजाइटी एक डिसऑर्डर है, उसके आगे बहुत सारे सब डिसऑर्डर्स हैं। एंजाइटी में भी जिस तरह ये कहते हैं कि उनको बीमारी का खौफ आ जाता है, तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है कि इंसान को लगने लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए बड़ी। तो इसका यही है कि अगर तो ये किसी भी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखा रही हैं और वहाँ से अगर ये कुछ दवा ले रही हैं तो इनके साथ साथ इनकी साइकोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइकोथेरेपी में क्या कुछ आ जाता है? देखिए, साइकोथेरेपी के अंदर डिफरेंट थेराप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई इंसान, जिस तरह से इन्होंने बताया इनकी वाइफ को पैनिक अटैक्स होते हैं या एंजाइटी सफ़र कर रही हैं, तो उसमें इंडिविजुअल लर्न करता है कि अपनी सोचों को डील करना, हैंडल करना, कि अपनी सोचों, कौन सी सोचें हैं जो इसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें फील करता है, वो उसको हैंडल करना लर्न करता है। सोच की कुछ गलतियां होती हैं, कॉग्निटिव एरर्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करना सीखता है। और एक रियल लाइफ सिचुएशन में जबकि उसको लगता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत खौफनाक हो जाएगी, ये उनके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मेरे भी सर के ऊपर से गुजर रही है। पर क्या मेडिसिन से हल हो सकता है, थेरेपी से हल हो सकता है? हल हो सकता है काउंसलिंग से। और उसके अलावा जो आपकी जब थेरेपी और आपकी काउंसलिंग होती है तो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में आपको बताया जाता है, जिससे ये चीज़ें हल हो सकती हैं। बहुत सारी जगहों पे, मैं स्पेसिफिकली मैं पंजाब में देखती हूँ कि पंजाब में जो हमारी माएँ हैं, जो नानियाँ दादियाँ हैं,
वो अपने अंदर ना एक जो स्पेसिफिकली माइग्रेट करके आई, मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ, वो अपने अंदर एक ट्रॉमा लेके चल रहे होते हैं। वो ऐसा ट्रॉमा होता है जो एड्रेस नहीं कर पाए होते इस वक्त, लेकिन वो ट्रॉमा जनरेशन टू जनरेशन आ रहा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ आ गए, मोहम्मद रफीक रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। रफीक साहब क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंसान ज़हनी डिस्टर्ब हो या उसको ना उसकी जो रात की नींद होती है उसमें डिस्टर्बिंग क्या होती है? मतलब है कि उसको नींद प्रॉपर नहीं आती या उसको ना या रात को उठ के उसको भूख लगता है या कोई इस तरह जो होता है, मतलब है कि ज़हनी जो डिस्टर्ब हो। अच्छा, आप वैसे आपको नींद पूरी आती है? आपको नींद आ जाती है? अमूमन इस तरह होता है कि मैं सोया होता हूँ, ठीक है, तो अचानक से उठ जाता हूँ या फिर चहलकदमी करता हूँ अपने घर के अंदर, तो उसके बाद मतलब या पानी पी के ना कुछ देर इस तरह सोच के फिर दोबारा नींद आ जाती है बैठे बैठे। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी नींद तो डिस्टर्ब है, वो मैंने समझ लिया, लेकिन आप बता सकते हैं पूरे 24 घंटे में आप कितना घंटा नींद लेते हैं? मैं तकरीबन लेता हूँ 8 से 9 घंटे। जी, 8 से 9 घंटे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी। अच्छा देखिए, ये नींद का इशू बहुत ही मेजर किस्म का इशू है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है साइकोलॉजिकल इलनेसेस की वजह से ही नींद का इशू होता है, और कभी कभी होता है दूसरी बीमारियों की वजह से भी नींद का इशू हो रहा होता है। तो नींद का इशू को बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े भी वो समझ रहे होते हैं हमें नींद का इशू है कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती, लेकिन वो दिन में बहुत टाइम सो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप 7 से 8 घंटे, और ये तो माशाल्लाह 9 घंटे नींद ले रहे हैं, अगर इतनी नींद है तो इसका मतलब है आपके साथ नींद का इशू नहीं है, ठीक है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आजकल जो है वो मोबाइल और स्क्रीन के साथ इतने लगे होते हैं कि वो रात को 12 बजे 2 बजे सो रहे होते हैं, ठीक है। और जाहिर है आप जब रात को 2 बजे 3 बजे सोएंगे तो आप आधे दिन में ही उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, ठीक है। तो आपको नींद का इशू नहीं है, या टूट के आप नींद ले रहे हैं। लेकिन अगर वाकई एग्जैक्टली जो, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और वाकई अगर कोई नींद के इशू जो है वो उसको हो रहा है, तो उसके लिए हम स्लीप हाइजीन क्या होता है? स्लीप हाइजीन इज बेसिकली कि इसमें हम बताते हैं कि कौन से स्टेप्स आप ले सकते हैं जिससे आपकी नींद बेहतर हो सकती है। वो कुछ शेयर तो करें हमारी ऑडियंस के साथ। हाँ। स्लीप हाइजीन में यही है कि अगर आप 10 बजे सोने की रूटीन बनाना चाहते हैं तो आप 6 बजे के बाद से कोई भी किसी किस्म की कैफीन या कोई भी कॉफ़ी चाय वगैरह आप ना लें, राइट। आपकी जो है एक्सरसाइज जो है वो पहले दिन के हिस्से में करें, आखिरी दिन के हिस्से में आपको एक्सरसाइजेज ना करें। आपका जो स्लीपिंग एरिया है, जो आपका बेड है, आपका बेडरूम है, वो उसमें रोशनी मध्यम हो जानी चाहिए। अगर आपने 10 बजे से सोना है तो आपको 7:30 बजे से आप रोशनियां मध्यम कर दें। आपका कमरा आरामदेह होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आप ज्यादा म्यूजिक नहीं सुने। स्क्रीन को आप तकरीबन 3 घंटे 2 घंटे पहले सोते हुए भी कहते हैं जो भी नेटफ्लिक्स खोलो देखो क्या हो रहा है, और वो मोबाइल देखते हुए साइड पे रखते हैं, देखते हुए सारी। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है रुस्तम फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। मोहतरमा क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। रुस्तम साहब क्या कहना चाहेंगे? मोहतरमा मेरा एक बेटा है, उसकी उम्र है 19-20 साल। जी जी। तो उसको 2017 में एक मसला बना था, पता नहीं क्या। अब उसका राम मगर के पट्टे ना वो काम नहीं करते, जुबान भी सही नहीं खुलती और वो ना चलता गिर जाता है, कहीं कभी दाएं गिर जाता है कभी बाएं गिर जाता है। इतना जवान इनका बेटा। जी जी, उसके बारे में पूछना था जी। हाँ जी, जो ये सिम्टम बता रहे हैं मुझे लग रहा है उनका कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है, ठीक है। और वो उनकी जो भी वो हो सकता है उनकी कोई भी सेरेब्रल पाल्सी का इशू हो, उनको इस तरह के कोई भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने किसी भी करीबी, अगर आप अपने जनरल फिजिशियन के पास भी जाएंगे तो जनरल फिजिशियन भी आपके बेटे को प्रॉपर्ली देखकर और वो आपको सजेस्ट कर देगा कि आपने इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। मुझे लगता है न्यूरोलॉजिस्ट तो प्लीज, बड़ी दुआएं आपकी बेटी के लिए, आपका जवान बेटा है। और हम फिर इस बारे पे कभी बात करेंगे जो हम ट्रॉमा के वाले से बात करें कि जो ट्रॉमा है नस्ल दर नस्ल ये ट्रैवल करता है। जी, ट्रॉमा तो एक पूरा का पूरा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, PTSD एक कंप्लीट डिसऑर्डर, जो कि इस तरह के डिसऑर्डर्स या इवन जो आपके जर्नलिज्म में लोग होते हैं वो बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं, बहुत से पुलिस के लोग हैं, एग्जैक्टली कोई बच्चा है जो अब्यूज से गुजरा है, कोई बच्चा है जिसके सामने किसी के साथ अब्यूज हुआ है। आप बिल्कुल सही बात करें। बहुत दफा शो करते हुए भी, जैसे मैंने APS का इंसिडेंट किया, एक बच्ची बहुत कराची में थी, उसका रेप हुआ था, 4 साल की बच्ची। हम ऐसी चीजें देखते हैं कि उसके बाद से हम खुद टूट जाते हैं। तो ये पोस्ट
ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और हम इसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल वेरी करेंगे, सून। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर मलिहा नाज हमारे साथ मौजूद थी। मैं छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, आप लोग कहीं बजाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मैं एक नहायत ही मुनफरिद किस्म के इलाज के हवाले से बात करने जा रही हूँ। दुनिया में अब बात की जा रही है जी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के हवाले से। अब हम परेशान हैं कि ऐसी क्या चीज़ है भाई कि आप डॉक्टर के पास भी नहीं गए, आपने मेडिसिन भी नहीं खाई और आपका इलाज हो गया। क्या ऐसा मुमकिन भी है या नहीं? मकबूल अहमद साहब जो कि थेरेपिस्ट हैं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और साथ में उनके कुछ पेशेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से एक को तो सर्वाइकल का इशू है, एक को ओबेसिटी का इशू है और एक आर्थराइटिस का इशू है। तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी से ये मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मकबूल साहब, आप क्योंकि ग्रीन थेरेपी के फाउंडर भी हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइए ग्रीन थेरेपी क्या चीज़ है? बेसिकली ग्रीन थेरेपी बेस करती है सेल्फ हीलिंग के ऊपर। सेल्फ हीलिंग का मतलब है खुद शफायाबी का अमल। यानी कि आसान अल्फाज में अगर दें तो आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से वो आपको उस जो बीमारी है उससे निकालें और आप दोबारा से वैसे ही हो जाएं जैसे आप कभी आपको बीमारी थी नहीं। यानी कि आप अपनी विल पावर और अपने इम्यून सिस्टम से आप कोशिश करेंगे। अच्छा, ये इम्यून सिस्टम और सेल्फ हीलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, और वो क्या है? सेल्फ हीलिंग का सिस्टम जो है वो इस तरह से होता है कि इम्यून सिस्टम जब आपको कोई बीमारी अगर लगती है तो वो उसके अगेंस्ट के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है कि उससे फाइट बैक करता है। जबकि सेल्फ हीलिंग ये है कि आप ऑलरेडी बीमार हैं, अब आपको उससे रिकवर करना है, तो आप अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू करते हैं। जैसे ही ट्रेन करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस इतनी अच्छी है कि आजकल आपको पता है कि ओबेसिटी या डायबिटीज़, शुगर, हर दूसरा अगर आप देखें घर के अंदर आपको शुगर की बीमारी है। अब आप अपनी शुगर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? और वो जो हमारे मकबूल साहब, ये मुमकिन है कि आप शुगर रिवर्स कर सकें? एग्जैक्टली कर सकते हैं। हर चीज़ हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी खुद डॉक्टर है, आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, आपके अंदर एक मौलेज है जो आपको हील कर रहा है, तो उसकी जो हीलिंग होगी वो उससे ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि हम तो रिलाई कर रहे हैं उन इंफॉर्मेशन पे जो अभी तक हमारे पास अच्छा, है। मुझे आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से जो थेरेपी कर रहे हैं और कितने आपने केसेस देखे हैं जो कि वाकई डायबिटीज के रिवर्स हो गए? इट्स बिन मोर देन 15 ईयर्स। और ये जो आप उन चीज़ों से इलाज कर सकते हैं जो आपके किचन के अंदर मौजूद है, मतलब ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि आप जो फूड है वो बहुत, फूड थेरेपी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इसके अंदर कि व्हाट यू ईट, सही है? यू बिकम व्हाट यू ईट। या यू बिकम व्हाट यू ईट, सही है? तो लेट्स फूड बी योर मेडिसिन। आप अपने मेडिसिन को, जो दवाइयाँ हैं वो फूड को दवाई बना देना। क्यों दवाइयाँ हम खाते रहें ज्यादा? तो यानी कि हम जो हमारी खुराक से ही हमारा क्योर जो है वो पॉसिबल है। अगर हम डायबिटीज के या ब्लड प्रेशर भी हम देख रहे हैं कि ब्लड, जैसे हम डायबिटीज की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर के साथ ही आ जाता है, वो पैकेट सब चीजें साथ में आ जाती हैं। तो उसको हम, क्योंकि एक बार आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाना शुरू कर दें फिर कोई रिवर्स नहीं, आप लगता है कि आप बैक नहीं है। लेकिन आप क्या, आपके पास इसका भी सिस्टम मौजूद है? हम जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं या आपकी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं वो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करती हैं, यानी कि आपको अंदर से हील करती हैं, सिम्टम्स को नहीं हील करती है। आपको कोई चीज़ की जगह पे पेन हो रहा है तो पेन को रिलीव नहीं कर रहा, वो उसकी क्योर कर रहा है। जब वो क्योर करेगा तो पेन तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है किसी जगह पर, तो वो उसको हील करेगा तो आपकी सोजिश ख़त्म हो जाएगी। ओह, ठीक है। और बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी दवाई के। अच्छा, आर्थराइटिस के भी हमारे पास, क्योंकि अपने पेशेंट के लेकर आए हैं तो मैं चाहूंगी हम उनके पास भी चलें, क्योंकि मुझे साथ में आप बताते भी जाएगा कि आर्थराइटिस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और आप उसको कैसे डील करें, और आप घर में बैठ के किस तरह से अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं उस प्रोसेस को घर में बैठ और वो ग्रीन थेरेपी आपको हेल्प करेगी कि आगे कैसे उसको लेके चलना है। यानी कि आपको रिजल्ट आना फौरन शुरू हो जाएंगे अगर जो हम कह रहे हैं वो आप करना शुरू करें। सिर्फ घर से स्टार्ट करें, ठीक है, एंड देन विल सी कि आगे किस तरह से आगे बढ़ना है कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आपकी जो घुटना है हील हो जाए और आपको सर्जरी ना करानी भाई। क्योंकि अब तो ये स्पेसिफिकली जो घुटनों के, जो जोड़ों का जो दर्द है तो जवान लोगों में होने लगे, तो मैं चाहती हूँ हम जरा शुरू करते हैं। मकबूल साहब, ये ठीक है, हम इधर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अब आपको कब से ये प्रॉब्लम है? 8 साल हो गए।
8 साल हो गया आपको। अच्छा, और आपके पैर सूजे हुए हैं। अच्छा, एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है डिप टेस्ट। जब भी आपको लगे कि आपके पैर सूजे हुए हैं तो पहले आप चेक करें, और चेक करने का तरीका ये है कि आपकी जो स्किन होती है उस स्किन के ऊपर आप थोड़ी देर के लिए उंगली रखें, उसको डिप करके रखें, और जैसे ही आप उसको उठाएंगे थोड़ी देर के बाद अंदर अगर आपको अंदर गड्ढा नजर आए या ऐसा डिप नजर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सूजन है। और उस सूजन का इलाज बहुत आसान है और वो है पैटिंग थेरेपी। पैटिंग थेरेपी बहुत ही आसान है। आप समझ लें कि आप अपने घुटने को थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सही हो जाओ, ठीक है, ऐसे उठो। हाँ। और उसका बड़ा आसान तरीका है। आप स्टार्ट करेंगे 2 तरीके से, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। आप 100 टाइम इस तरफ करें, 100 टाइम इस तरफ करें। ये खुद भी कर सकते हैं, किसी बच्चे को ड्यूटी लगा सकते हैं, खुद भी घर कर में। सकते हैं, आप किसी बच्चे से करवा सकते हैं। एंड आई एम गारंटिंग यू कि अगर ये आप करते हैं तो 2 से 3 दिन, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी कितनी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर आपकी जो सूजन है। मैं आपके पाँव की सूजन कम वैसे भी देख रही हूँ, आपकी सूजन बहुत ज्यादा है जैसे यूजुअली लोगों की होती है। तो वैसे जब इन्होंने आपकी पैटिंग की आपको दर्द हुई? देखिए दर्द तो होगा, देखिए देयर इज नो, कहते हैं कि आपको हमेशा के लिए जो दर्द है उसको खत्म करना है तो थोड़ा सा दर्द, नो पेन नो गेन। एग्जैक्टली, यानी कि आपको दर्द अगर खत्म करना है तो थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तो आपका हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सिर्फ पैटिंग से आप कह रहे हैं? पैटिंग से आपका सोजिश निकल जाएगी। पहला आपका काम होता है कि सूजन खत्म होना, इसके बाद होता है कि हीलिंग को स्टार्ट करना। अच्छा, हीलिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारा ये होता है कि सूजन कितने दिनों में खत्म हो जाती है? 1 दिन में भी हो सकती है, 3 दिन में भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। दिन में कितनी दफा करना है? 1 मरतबा आपको करना है, सही है, किसी भी एक टाइम पे करें, मगर जरूरी है कि जब आप कर ले तो उसको कवर करें, यानी कि 100 मरतबा इस तरफ और ऊपर नीचे, यानी कि चारों तरफ आपका हो गया। ठीक है, ये तो पैटिंग होगी, पर हम हीलिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, आप हीलिंग के लिए आते हैं तो हमारा ये होता है कि ऑयल होता है। ऑयल को अगर जब अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफरेंट है। उसका काम ये है कि उसके अंदर आपका जो फूड ग्रेड क्लिंग होती है उसको आप रैप कर देते हैं उसको। अच्छा, तो ये ऑयल भी तो फिर ऐसे काइंड ऑफ मेडिसिन में नहीं आ गया? नहीं, ऑयल मेडिसिन में इसलिए नहीं आता कि आप ऑयल तो आप खाते हैं पीते हैं, तो ये ऑयल वो जो हर्ब्स का ऑयल होता है, थोड़ा सा हर्ब ऑयल होता है, और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कोकोनट। अच्छा, सही है, और कोकोनट के बड़े बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि वो लगा के उसको पर क्लिंग कर देते हैं। अब जैसे आप अप्लाई करेंगे आपकी हीलिंग स्टार्ट है। अच्छा, ये तो चलिए घुटनों का दर्द है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि इनकी उंगलियों की बवन के जो है ये जॉइंट्स में पेन होती है, शोल्डर्स में पेन होता है बाजू में, उसके लिए क्या कर सकते हैं? शोल्डर्स, उनको शोल्डर्स का भी इन्फ्लेमेशन होती है, उसका भी इलाज है। उसका भी इलाज बहुत आसान है। अगर या तो थोड़ा सा ऑयल लगा के और आप उसको कवर कर दें, ठीक है, क्लिंग से कोई कवर करने को आपको मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा आपने कि जो फूड को हम रैप करते हैं जिससे प्लास्टिक से, उससे आप उसको उससे रैप कर दें, ठीक है। और जब तक आपको लगे कि गर्मी है तब तक आप रैप रखेंगे, इसके बाद आप निकाल दें। और ऑयल कौन सा लगेगा? क्योंकि इसमें जो क्लिंग पेपर की आप बात करें इसमें लोग वेट कम करने के लिए तो ऐसे जो ये टोन करने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, मगर ये जो हम कर रहे हैं इससे होता ये है कि जब आप ऑयल अप्लाई करते हैं और उसके बाद क्लिंग करते हैं तो उससे अंदर उसका जो एक्चुअल में हमें जो चीज़ चाहिए, बेनिफिट चाहिए, वो मिलना शुरू हो जाता है। अंदर से वो हील करना उसको स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है। ऊपर से अप्लाई करेंगे खाली तो फायदा नहीं होगा। और ये जो उंगलियों की जॉइंट्स होते हैं इसमें दर्द हो रही है, उसका भी यही है, उसका भी यही है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा है तो आपको रैप करना पड़ता है, रैप करना पड़ता है। यानी कि आपके पास, आपने देखा होगा प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं नॉर्मल, तो वो आप पहन लें उसको, तो वो उसको रैप कर दे तो आपका ऑटोमेटिकली वो सही होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इज इट ओनली पैटिंग थेरेपी? क्योंकि जिसके बाद आप एक और चीज है कि ये बेंच है, इट्स अ वेरी इफेक्टिव बेंच। इस बेंच का बेनिफिट ये है कि जब आप इसके ऊपर एक टांग ऊपर, ये समझ लें कि आप योगा है मगर मेडिकेटेड योगा है, मेडिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं इसको, ठीक है। उसमें आप ये करेंगे कि एक, मैं इनको दिखाता हूँ कि किस तरह से करते हैं कि एक टांग ऊपर करेंगे और एक टांग नीचे रखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी नर्व्स होंगी वो सारी खुल जाएंगी। जैसी नर्व खुलेंगी, क्योंकि आपको चाहिए कंप्लीट हीलिंग,
ये नहीं चाहिए कि यार पेन खत्म करना है सही, आपको। सही। पेन खत्म करना, आज पेन खत्म हो गया कल शुरू हो जाएगा, मगर आपको चाहिए कि यार इससे छुटकारा हासिल करते हैं, अब आपको कोई मसला ना हो। हाँ, तो डॉक्टर साहब उसके लिए मुझे भी जरूरी देख है सकते हैं। आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं भी इसलिए खड़ी हूँ आपसे बात करने के लिए। हाँ जी, ठीक है, तो आप लेट जाएं इधर से, बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा आप अंकल आप इसमें कंफर्टेबल हैं? मैं आपसे थोड़ा सा आप अगर आप लेट सकते हैं तो मैं आप तभी आपको कहूँगी आप लेटें, अदरवाइज आप ना लेटिए। लेट जाऊंगा आप पक्की बात, आप लेट सकते हैं? ओके, पेन हो रहा है थोड़ा, पेन हो रही है आपको? है ना? हाँ, उनको थोड़ा सा पीछे हूँ। कोई हेल्प करने के लिए आपके स्टाफ में आपके साथ है जो उनको हेल्प कर सके अंकल को? आपको हेल्प की जरूरत है तो नहीं। ओके जी, बिस्मिल्लाह। आगे करें, आगे करें। अब कोई भी जो एक टांग है उसको थोड़ी देर के लिए ऊपर कर दें। हाँ, देखिए ये तरीका है, इसमें ये एक टांग यहाँ पे होती है और एक टांग को हमें नीचे करना होता है। ओके, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, हो सकता है 1 मिनट पहले लगे, 2 मिनट लगे, एक्चुअल में तो इसका काम है कि 10 मिनट तक आपको ऊपर रखना चाहिए। ओके, मगर अगर इन केस आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आपने बर्दाश्त करना है, तो उसको बढ़ाते रहें। अगर ये आप 1 हफ्ते तक करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप अगर फर्ज करें आपकी बॉडी आप बैठना चाह रहे हैं जी। अब यहाँ तक है तो आप यहाँ तक बैठना शुरू कर देंगे, इसके बाद आप बिल्कुल यहाँ पे बैठेंगे। तो जब ऐसे स्क्वाटिंग होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब आप नमाज पढ़ सकते हैं ज़मीन पर। क्योंकि उनको मेरे ख्याल से अभी हम खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये पेन में तो मुझे थोड़ा सन करके। हाँ जी, चलिए जी। अच्छा, इसके एक तो हमारे पास आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम देखने के ना से बुजुर्गों में बड़ों में भी है। मकबूल साहब के साथ यहाँ पर एक सर्वाइकल पेशेंट भी हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके पास माइक है? अच्छा, मुझे बताएं आप क्या काम करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सिलाई करती हूँ, स्टिचिंग। अच्छा, सिलाई करती हैं। और आपको सर्वाइकल की पेन कब से है? तकरीबन अभी स्टार्ट ये 2 मंथ हुए। अच्छा, 2 महीने हो गए। अच्छा, इससे मैं ये नहीं कि जो लोग सिलाई करते हैं उनको, टीचर्स को, हम जो मुसलसल अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, वो लोग जो बाइक चलाते हैं, वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की जो पेन है ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। यूजुअली लोग जो मुसलसल लैपटॉप पे देख रहे होते हैं, वो मेरे भाई जो कि दफ्तरों में आईटी के जो स्पेसिफिकली जो ऑफिस हैं और हमारे भी दफ्तर में जो मुसलसल कंप्यूटर वगैरह से लगे रहते हैं, उनको सर्वाइकल का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्वाइकल के इशू का क्या इलाज है? अब सर्वाइकल का जो इशू है वो इतना आम हो गया है और इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना, रिस्क है, वो ये है कि जैसे ही आप उठेंगे आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आंखों में अंधेरा आ जाएगा, या आपको वॉमिटिंग जैसा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको मतली आना शुरू हो जाएगी। और ये इतना सीवियर हो जाता है कि आप कोई और काम कर ही नहीं सकते, ना आप खाना पका सकेंगे क्योंकि चूल्हे पे खड़ी हुई हैं, अचानक से आप उठी और आपको फर्स्ट करे चूल्हे पे गिर गई तो एक्सीडेंट हो गया, सही ड्राइव नहीं कर सकते। 2 दफा गिर चुकी हूँ घर पे। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है जो हम अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं कि कमजोरी की वजह से भी या स्पेसिफिकली सर्वाइकल की वजह से ही? नहीं, इसी वजह से। और मतलब मैं उठ के खड़ी होती हूँ तो ऐसे लगता है बस सब ब्लैंड है, कुछ नजर नहीं आ रहा, और मैं स्ट्रेट खड़ी नहीं हो सकती, मैं थोड़ी देर के बाद स्ट्रेट होती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इनका क्या कैसे हो सकता है? अच्छा, इनके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सी मरतबा जो ये सर्वाइकल इशूज़ होते हैं, एक तो ये है कि हमारा पोस्चर अलग होता है, दूसरा ये होता है कि स्कार्ट इशूज़ बन जाते हैं। स्कार्ट इशूज़ जो होते हैं वो इस तरह से हैं कि अगर आप कोई भी बलून लें या गुब्बारा लें, उसको खींचते हैं ना, कितना खींचता है, अगर उसमें मैं गिठाने बांध दूँ तो कितना खींचेगा, अगर इतना उसकी इलास्टिसिटी है वो इतनी रह जाएगी। अब उन गिठानों को ख़त्म करना है, उसका ख़त्म करने का तरीका होता है। तो अब एक टूल हमने एक ड्राइव किया है, बनाया है, जो उसको वो हील करता है, उसको ख़त्म करता है। यानी कि आपको गारंटीड 2 वीक्स के अंदर बिल्कुल आपको सर्वाइकल का मसला ख़त्म। आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, ना चक्कर की दवाई खानी है, ना आपको वॉमिटिंग की दवाई खानी है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, ना एक्सरसाइज करनी है एज सच। ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको वो अगर टूल है आपके पास, तो टूल्स अगर सेट अगर आप दे दें तो मैं इनको, ठीक है, जरा टूल्स है, मैं चाहूंगी जरा इनके ले आए। अच्छा जी, चलिए ठीक है, जब तक वो टूल्स यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये ओबेसिटी की भी हमारे पास है, ओबेसिटी का कैसे? अच्छा, ओबेसिटी देखिए, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, या ओबेसिटी हो गया या डायबिटीज या शुगर का मर्ज हो गया, उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होता है खाना, हम जो खा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार आप खाएं नहीं, क्यों, जिंदगी अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हम खाएंगे इसीलिए खाने के लिए दी हैं। मगर बात यह है कि यार कुछ अरसे के लिए जब आप बीमार हैं तो अपने आप को पहले ट्रीट कर दें, इसके बाद खाते रहें आप।
ठीक है, हम ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार एक्सरसाइज करते सही रहो, डॉक्टर साहब, ये वो आपके tools हैं। एक्सरसाइज हमारे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है, ठीक है, तो मैं आपके tools इसको आप- पहले हम आपको कर देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा मैं जी इधर रख सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप इसको इधर रख सकते हैं। अच्छा, ये भी आप बता रहे हैं, मैं दोबारा सर्वाइकल का बता रहे हैं। जी जी, सही, अच्छा ओके। अब मुझे आपका ज़रा सा आप अपना दुपट्टा नीचे करेंगे? जी। देखिए, हमारा ये टूल है जो ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है स्कार टिश्यू रिलीज करवाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब, हाँ, मैं थोड़ा डॉक्टर सा साहब, मैं बार आपको करके डॉक्टर साहब बताऊंगा। कह रहे हैं, मकबूल साहब प्लीज थोड़ा सा क्विक आपको करना पड़ेगा। हाँ, मैं बस सर, हाँ। आपका ज़रा नीचे गर्दन कर दीजिएगा अपनी। आपको सेंसेशन हो रही होगी, मगर ये है कि ये जैसे ही आप हम कर ये लेंगे, शीशे का, ये प्लास्टिक का है? इट्स एक्रेलिक बेस्ड। अच्छा, एक्रेलिक tool। बेस्ड है, ठीक है। ये करता ये है कि ये जो आपके सर्वाइकल के जितने भी नॉट्स हैं ना, उसको ओपन कर देगा। और जैसे ये ओपन कर देगा ना, तो आपका जो, जैसे आज अगर ये करके गई हैं, तो एक हफ्ते के बाद एक और सेशन करेंगे, और इन बिटवीन इनको जो अगर 4 मरतबा आते हैं तो 2 मरतबा आना शुरू होंगे। अच्छा, मैं और तो उसके बाद cervical- बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मैं तो सर्वाइकल के बहुत सारे पेशेंट्स को जानती हूँ कि उनको तो सर्वाइकल की इशू मतलब काफी प्रोलॉन्ग इशू लॉन्ग होता है। है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि यार वो कॉलर बांध दें, जितना जी, जी, आप वो बिल्कुल, उसको बिल्कुल, स्टिफ हाँ। करेंगे उतना ज्यादा स्कार टिश्यूज बढ़ेंगे और वो मसला चलता रहेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लाइक मकबूल साहब कि आप जितना उसको यहाँ पे वो कहते हैं ना, वो बांध लेते, कॉलर बांध लेते, उससे वो और बढ़ेगा। अच्छा, जो ओबेसिटी का है उसको फिर आप जो है वो कैसे उसको एड्रेस करते कि हैं? अभी अब हम ये करके, और इसके बाद अगर खैर मैं तो अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ। जी जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो डेमो देना है इसमें। अच्छा, हाँ जी। और एक चीज ये होती है कि जैसे ये हमने ऑयल से जैसे किया है, अब ये देखें, ये क्लिंग है जो मैं आपको बात कर रहा था ना, जी क्लिंग जी की, बिल्कुल बिल्कुल ये क्लिंग है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको रैप कर देते हैं इधर, ये आप यहाँ पे रैप करके, यानी कि अगर आपने ये करवा लिया, रैप कर दें, और उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि यार इसमें गर्माहट खत्म हो गई है, तो आप उसको निकाल दें। सही, तो ठीक है। आप डेली ये करते ये रहें। कितने अरसे करनी है ये? आप, मैं कह रहा हूँ ना आज- आपको, आज- अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा है तो एक हफ्ते के अंदर आपका बिल्कुल क्योर हो जाएगा, खत्म। ओके, और ओके। अगर बहुत सीवियर है तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं बस। चलिए जी, ग्रीन थेरेपी से हमारे साथ थे मकबूल अहमद। ओबेसिटी का क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर था, मैं चाहूंगी अगर आगे जाके थोड़ा सा मुझे वक्त मिले ताकि मैं सिर्फ इसको एड्रेस करके आगे वाले टॉपिक पे जाऊँ। छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा ये जो अगला घंटा है ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने जा रहा है, क्योंकि मेरे पास बड़े मज़ेदार जो है वो गेस्ट हैं, और अगर आपने ये घंटा ना देखा तो पछताएंगे बाद में बैठ के। अभी तो आपके पास ये मौका भी है कि आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं और जो मेरे गेस्ट हैं उनसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मकबूल अहमद साहब मौजूद थे, जो कि ग्रीन थेरेपी के फाउंडर हैं, और उन्होंने सर्वाइकल और एर्थराइटिस का तो बताया इलाज के कैसे हो सकता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, लेकिन वजन, इसको कैसे डील किया जा सकता है ओबेसिटी को। तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर खातून भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? समरीन गुल। समरीन, मुझे बताएं आप ओबेसिटी कितने सालों से फेस कर रही हैं? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 सालों से। अच्छा, आपके पास मकबूल साहब ओबेसिटी का क्या इलाज है? बहुत ही आसान और मगर करने वाला है। उसके अंदर बड़ी ज़रूरी है कि जितनी भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जैसे मैंने कहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं वो कौन सी चीज़ें अभी फॉर द टाइमिंग खाएं और कौन सी चीज़ें छोड़ दें। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल लोगों को पता नहीं है, वो है 3 चीज़ें याद रखें। PPR, प्रोसेस, आपका पैक्ड और रिफाइन। ये 3 चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। और बाकी जो चीज़ें आपको खानी है, प्रोसेस फूड, आपको पता है, पिज़्ज़ा, नगेट्स और ये सारी चीज़ें, सॉसेजेस खा रहे हैं आप, ये बर्गर्स खा रहे हैं, ये सारे प्रोसेस से बनते हैं। रिफाइन वो चीज़ें जो बेकरी आइटम खा रहे हैं आप, फ्लोर वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको। मकबूल साहब, ये पता हम सबको है कि हमने ना चीनी नहीं खानी, चावल नहीं खानी, आटा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, सब चीज़ें पता है, करते नहीं है। अच्छा, तो नहीं, अब मैं जो आपको कह रहा हूँ ना, देखें, आपको क्या कहते हैं, आप जनरल बोलते हैं कि यार आपको नहीं करना है, हाँ। ठीक है। आप उनको कहेंगे यार 6 वीक्स के लिए आपको सिर्फ रोकना है। आपको टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 6 वीक के लिए आपको रोकना है।
आपको ये सारी चीज़ों से परहेज करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो 6 हफ्ते के लिए आपको रोकनी पड़ेगी, और वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। आप अपने सारे टॉक्सिक्स जो है ना वो सारे बाहर निकाल देंगे, और आपकी जो बॉडी है वो उसको फिर दोबारा से जब आप टॉक्सिक्स बाहर निकालेंगे तो फंक्शन करना शुरू कर देंगे। इट वुड बी मोर लाइक कीटो, कि कीटो में भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो छोड़ देते हैं। मगर कीटो का मसला ये है कि कीटो के अंदर आप सिर्फ प्रोटीन्स, हाई फैट और प्रोटीन्स लेते हैं सिर्फ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोटीन्स और हाई फैट्स लें, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये 3 चीजें को अवॉइड करें और अपने उसके अंदर वही बात जैसे आप कहते हैं कि जी ये तो हम भी डाइट प्लान बड़ा जबरदस्त बना के लेकर आ जाते हैं, और मैं कहते हैं इससे रुकना है, रुकते ही तो नहीं है, रुकने के लिए कुछ बता देना। देखिए 6 हफ्ते के लिए रुकें और एक चीज ऐड करें, ये सेल्फ हीलिंग मोटापे भी, ये तो रुकने पे तो हम यही तो नहीं रुका जाता। नहीं, लोग क्या कहते हैं यार आप अपने आप को लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं तो अगर शुगर का मरीज है ना उसको कहता हूँ कि यार आप फ्रूट भी खाएं, मगर टाइम है, कितना खाएं कैसे खाएं बस। यानी कि आप मॉर्निंग के अंदर अगर आप वो कंज्यूम करते हैं तो सही है, मगर अगर आप मॉर्निंग के बाद करते हैं तो वो खराब है। इसके अलावा कोई और चीज आप बताते हैं कि इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल है। ये एक इतना जबरदस्त बेनिफिशियल है ना, आपने कुछ नहीं करना है, आपने दिन में और जब खाने के बाद आप 2 चम्मच पी लें और रात को खाने के बाद 2 चम्मच पी लें। ये आपको मिरेकल करेगा अंदर से क्लेंजिंग करता है। वर्जन ये याद रखिएगा, वर्जन कोकोनट ऑयल। आपको कहते हैं जो फंगल इन्फेक्शन है उस पर भी जो कोकोनट ऑयल है बड़ा अच्छा काम करता है। और देन अगेन कीटो में आपको बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि हम इस्तेमाल करें, लेकिन वही बात एट द एंड ऑफ द डे, बहुत शुक्रिया जी मकबूल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। हम अपनी राइट्स ले लेते हैं, लेकिन अब दिन हमारे उस पर है कि हम क्या चीज़ छोड़ सकते हैं। बता तो दिया जाता है, हमारे डाइटिशियन ने बता देते कि भी आपने ये परहेज करना है, बट वो परहेज ही नहीं होता ना, मसला यही है। तो वो मोटिवेशन कहाँ से लेकर आए, ऐसी वो क्या चीज़ है जो हमें खाने से रोक देगी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, हमारे साथ जो आज हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, क्या ज़बरदस्त, क्या दबंग किस्म की हैं जी, और इनका नाम है मरियम। मरियम बड़ी ख़ास है, और मरियम क्यों ख़ास है मैं आपको दिखाती हूँ इस पैकेज में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम मोहम्मद अली है और बेसिकली मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। अपने फादर से छुप के बाइक चलाती थी अपने दोस्तों की, तो उसके बाद मेरे पापा को पता चला तो वो नाराज़ हो गए, कहते हैं कि नहीं तुम्हें बाइक चलानी है। तो मैंने कहा जी पापा मुझे बाइक चलानी है। पापा ने मुझे वेस्पा दिलाया, वो 1963-64 मॉडल था। तो फिर इटालियन वाले ने मुझे देखा एक दफ़ा, तो उन्होंने मुझे फॉलो करके मेरी फिर घर पे आके मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने फिर मेरी बाइक को मेरा एक बाइक 63-64 वो इटली में है अब। आज मैं कहाँ शॉपिंग करने जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ अपने दोनों स्कूलों में, राइट। वालदा को भी शॉपिंग करवाती हूँ, जो ग्रोसरी होता है वो सारे सामान जो महीने के पूरे होते, राशन वाशन, वो सब कुछ भी लेती हूँ। मेरे पापा बिल्कुल फ्री माइंडेड थे, उन्होंने कहा मेरी बेटी को जो करना है करने दो, मैं कभी इसको रोकूंगा नहीं। अरे वाह, जबरदस्त। और ये मरियम हमारे साथ मौजूद भी है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा ये बताएं, ये आपके साथ कौन बैठी हुई थी आखिर में? मेरी वालदा है। आपकी वालदा थी जी, माशाल्लाह से, आपकी वालदा को हयात रखे। और आपको बताएं कि मरियम जो हैं पिछले कई सालों से डिफरेंट स्कूल्स में पीटी टीचर भी हैं। और कितने साल है जनाब ये बताएं? आई थिंक मे बी 40 years। 40? तो 40 तो आपकी उम्र नहीं है। नो, आई एम 49। माशाल्लाह, यानी कि आप इतनी छोटी उम्र से आपने शुरू किया ये पीटी का काम। तो ये क्या एकदम से जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपने 9 साल की उम्र से जो है वो पीटी टीचर के फराइज, और 9 साल का बच्चा तो खुद इतना छोटा होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, आई मीन आई वाज वेरी, मैं चाहूंगी उर्दू में ज्यादा बात करें ताकि लोग ज्यादा समझ सकें। हाँ, एनर्जेटिक थी मैं। हाँ। तो इन स्कूल, मैं स्कूल के अंदर भी स्पोर्ट्स में ज़्यादातर लेती थी। मेरे कप से मेडल्स हैं, मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ। अच्छा। यस, इन टाइकोंडो। तो मतलब ये मुझे शौक चला इस तरह से, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग बेस्ट इन स्पोर्ट्स, सो आई गॉट दैट इनर स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स टीचर। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आपने जैसे बताया कि आपको शौक था, और जब आपने जब ये वेस्पा सीखा तो आपके वालिद साहब ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया।
ये सीखा वैसे आपने वालिद साहब से सीखा था या खुद से चोरी छुप के सीख लिया था? नहीं, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बिकॉज मेरे फादर के मैकेनिक की शॉप थी। तो ये मैं बेसिकली पापा के साथ जाके बैठती थी, देखती थी वो किस तरह इंजन बना रहे हैं, किस तरह प्लग खोलते हैं, किस तरह से इसको रिटेन करते हैं। तो उस वहाँ से मुझे डेवलप हो गई कि नहीं मुझे चलाना है। तो मेरी स्कूल पहले वेंडी प्राइवेट स्कूल था क्लिफ्टन ब्रिज पे। तो वन ऑफ मतलब जो यहाँ पर पापा के जो शागिर्द थे वही मेरा रास्ता अभी तक बनाते हैं, ठीक है। उनका नाम आसिफ भाई है और वो ही मुझे स्कूल छोड़ते थे। सो मैं वहाँ से ही हैंडल करती थी। दैट टाइम आई वाज क्वाइट स्मॉल, मैं बहुत छोटी थी, मेरे पाँव इतने नीचे नहीं थे। लेकिन जब मैं टर्न हुई अबाउट 10-11 ईयर्स तो फिर मैं छुप छुप के पापा की यही गाड़ी छुप छुप के लेके चले जाती थी कि नहीं मुझे राइड करनी है बाइक को ना। तो फिर मेरे पापा को पता चला कि जिस तरह वो पार्किंग करते थे ना, उनको पता चल जाता कि मेरा बाइक को लेके गया है। ये मैंने पार्क नहीं की हुई खड़ा वैसा। Somebody has taken my bike। तो फिर मम्मी कहते नहीं आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, नहीं मेरी पार्किंग इज डिफरेंट और ये पार्किंग इज डिफरेंट। तो आई टू गेट कॉट, मैं वहीं पकड़ जाती हूँ। अच्छा मरियम, मुझे आप ये बताएं, मतलब वेस्पा ठीक ठाक हैवी होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में वेस्पा आप हैंडल कैसे कर लेती थी? गॉड्स ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग, हो जाती थी सब चीज़ें आराम से। अच्छा मुझे बताएं कि और ये वेस्पा जैसे भी आप बता भी रही थी कि ये एक तो एक तरह पुराना, तो खैर मैंने नहीं देखा कि वेस्पा भी नहीं आ रहा हो, आपने नहीं देखा कि वेस्पा के नए से वो जो बस पहले के बने हुए, इसकी मेड क्या है वैसे? 1961 125 cc विद 3 गियर्स हैं इनकी और ये इटालियन है। ये अब आपको बाइक बिल्कुल नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट दिस मॉडल। ठीक है। और वो जो आप बता रही थी कि एक आपकी माशाल्लाह से इटली भी चलेगी बेटी? जी वो 63-64 वो भी इटालियन था। अच्छा, तो वो इटली कैसे पहुंची? वो किसने? एक्चुअली मैं जब मॉल से एट्रियम मॉल से निकल रही थी तो देयर वाज इटालियन गाय जो मुझे फॉलो करता, मुझे पता नहीं था। तो फिर एक जगह पे जाके वो रुक के उसने मुझसे बात की और कहने लगा कि डू यू वांट टू सेल दिस वेस्पा। और इनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं होती, टूटी फूटी सी इंग्लिश तो है नहीं। तो मैं पहले समझी नहीं कि ये क्या कह रहा है। फिर बाद में मैंने बोला नहीं आई डोंट, लेकिन मेरे पीछे पड़ता गया। फिर एट लास्ट मैंने कहा ओके फाइन, मैं आपको आई विल सेल इट आउट, मतलब मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, ठीक है। तो दैट्स हाउ ही आया मेरे घर पे, फिर मुझे कैश दिया और फिर बाइक ले गए। अच्छा मरियम, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे कुछ सालों पहले एक शो भी किया था जिसमें जो बाइक राइडर्स लड़कियां थी उन्होंने एक चीज़ की शिकायत की थी कि देखिए ड्राइविंग लाइसेंस का मिल जाता है लेकिन बाइसिकल का हमें लाइसेंस नहीं मिलता, उसके लिए बड़ा मसला होता है। तो आप तो इतने अरसे से चला रही हैं, तो आपके लिए इसके लाइसेंस का हुसूल कितना मुश्किल था? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन बट दे वर नॉट इशूइंग गर्ल्स, नहीं कर रहे थे गर्ल्स को। लेकिन मैंने फाइट करके किसी तरह से भी करके मैंने डीएसपी को वहाँ पर बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लाइसेंस चाहिए। कह रहा लेकिन लेडीज को तो मिलती ही नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता लेडीज हो या नहीं, आई एम अ पाकिस्तानी, आई शुड गेट द लाइसेंस फॉर इट। तो कहने लगा अच्छा लेकिन आप कब से चला रही? मैंने कहा वो आप छोड़ दें, कब से चला रही हूँ? मैं चाइल्डहुड से चला रही हूँ। तो फिर जब उन्होंने जो ट्रैफिक पुलिस ने बोला आप मुझे ट्रायल दिखाएं, जब मैंने उनको ट्रायल दिखाया तो कहने लगे ओके यू आर परफेक्ट, हम देने के। दैट टाइम इट वाज 93। अच्छा 93 व्हेन आई हैड गॉट अ बुक लाइसेंस। पहले जमाने में बुक लाइसेंस आते थे जी, पर बट वही बात करें ना कि मतलब गाड़ियों के वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते थे व्हीकल्स के, लेकिन बाइक्स के नहीं मिलते थे। तो उसमें इतनी बड़ी बात है कि आपके पास ये लाइसेंस 93 में आपको मिला जी। वाओ, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने उसके लिए फाइट भी, क्योंकि आजकल भी लड़कियां बेचारी परेशान है कि भाई हमें ये बाइक वगैरह का लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा मुझे फिर ये बताएं आपने पढ़ा क्या क्या? आई स्टडीड फ्रॉम सेंट पैट्स गर्ल्स स्कूल एंड आई हैव डन बीए। ठीक है आपने। अच्छा मुझे ये बात बताएं, हम तो जब आपने पाकिस्तान में देखा है कि क्या होता है, हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो साथ में जो दूसरी गाड़ी वाले लोग होते हैं वो भी ज़रूर मुड़ के देखते हैं अच्छा खातून बाइक चला रही हैं। अब तो चलो थोड़ी बहुत लोगों को समझ आ रही है, जो बाइक पे जा रहा होता है वो भी देख रहा होता है, जो रिक्शे पे जा रहा होता है वो भी देख रहा होता है। हाँ भाई हम गाड़ी में हैं, 4 दरवाजे हैं, हम शीशा ऊपर कर सकते हैं, आप वेस्पा चला रही हैं। आपको जब लोग देखते हैं तो लोगों का क्या मतलब उस वक्त क्या लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स कभी कभी आपको पता है कि किस तरह के लोग होते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। सम मेक फन, सम से वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स को हम सलाम करते हैं कि आपको लड़की हो के आप बाइक चला रही है माशाल्लाह से, इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं।
तो ये ज़्यादातर पॉजिटिव होते थे या फिर नेगेटिव होते थे? नहीं, ज़्यादा पॉजिटिव होते थे। ज़्यादा पॉजिटिव। और जब आपने चलाना शुरू किया तो आपकी बाकी जो फैमिली के लोग हैं वर दे ओके विद इट? या दे वर परफेक्टली फाइन। दे सेड एटलीस्ट देयर इज समबडी, मतलब कोई घर में है जो बड़ा है एंड यू नो इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई यूज्ड टू टेक, मैं अपने बहन भाइयों को स्कूल भी छोड़ती थी बाइक पे, बिकॉज मैं एल्डेस्ट थी। अच्छा देखिए, हाँ एल्डेस्ट थी तो एल्डेस्ट पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये अच्छा, आवाम हमारी ना बहुत से लोगों में बहुत अच्छी भी, आप देखें लाहौर में वो जो प्रिंसिपल एमएओ कॉलेज की, तो वो आती ही साइकिल पे हैं, तो वो कहती है लोग मुझे देख के खुश होते हैं, फिर मुझे देख के लड़कियां इतनी इंस्पायर्ड होती हैं कि हमारी प्रिंसिपल साइकिल चलाती है तो हम क्यों ना चलाएं। अच्छा, आपने अपने आसपास के लोगों को देखा कि लड़कियां इंस्पायर्ड, उन्होंने कभी रोके ठीक है हम भी बाइक चलाते हैं? आजकल एक्चुअली जब मैंने लास्ट टाइम साहिल लोधी के शो में बोला था कि प्लीज़ गर्ल्स को भी, गवर्नमेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ सर आप लोग प्लीज़ गर्ल्स को भी चांस दें कि उनको भी मौका मिलना चाहिए कि दे शुड कम अप, बिकॉज आई थिंक फॉर मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वल। सो प्लीज़ काइंडली आप उनको इशू कर दे लाइसेंस। फिर उसके बाद मैंने देखा कि सारी लड़कियां जो है वो बाइक चला रही हैं, कोई स्कूटी चला रही है, कोई बाइक चला रहा है, लेकिन वेस्पा आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, क्योंकि वेस्पा मिलते ही नहीं है, इतनी मुश्किल से तो वेस्पा बहुत हैवी होती है क्योंकि इंजन एक साइड होती है। तो इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मम्मी और डैडी की ब्लेसिंग्स है मुझ में। सो चेंज कर लेंगे अगर कभी इसका कोई टायर पंक्चर हो तो? इसमें स्पेयर व्हील भी होता है। इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज जहाँ पर ये वेस्पा पंचर हो जाती है, चाहे बिटवीन रोड में यू हैव टू स्ट्रगल विद इट, पुश इट इन वन साइड, फिर आपको इसकी व्हील्स चेंज करना पड़ता है। मरीम, आपके सिबलिंग्स कितने, बहन भाई कितने हैं? मेरे पास एक और बहन है और 2 भाई हैं। वी आर टोटल 4। अच्छा, और आप सबसे बड़ी? मैं सबसे बड़ी। ठीक है, और सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होती होगी। मुझे ये बताएं कि मैं आपको देख रही हूँ तो आप यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट काम करती है, तो आपने अपने लुक भी डिफरेंट रखी हुई है, तो उसकी बड़ी मेन वजह क्या आती है? मतलब लड़कियों को तो होता है कि जी बाल अच्छे लंबे हो, लेकिन आपने अपने बाल भी अपने आप को सिंपल से सिंपल रखा हुआ है, व्हाई? एक्चुअली जब मम्मी को बॉय चाहिए था, ठीक है, तो बाद में लाइक अ गर्ल केम अप, बट आई एम अ टॉम बॉयज फ्रॉम चाइल्डहुड। आई एम नॉट डेवलप लाइक ना, एक होता है कि लड़की ट्राई कर रही है कि टू कॉपी अ मेल, बट नो, मेरे अंदर नेचुरली था ये। क्योंकि यूजुअली होता है ना कि वो बच्चियां जो निकल के बाहर काम कर रही थी, फिर वो क्या करती हैं कि वो एक्चुअली पे ड्रेसअप करती है ताकि लोग ऐसे मुड़ मुड़ के ना देखें, तो वो बंदों की तरह ड्रेसअप करना शुरू कर देती कि अच्छा, ताकि वो जो लोग इजी हो जाए। क्योंकि अगर यही आपकी जगह हम देखेंगे कि कोई है जिसके बाल भी जो है वो अच्छे चुटिया बनाई होगी, वो चुटिया भी लहलहारी है, शलवार कमीज पहनी हुई, दुपट्टा भी जो है वो भी, तो फिर लोग ज्यादा उसको मोड़ के देखेंगे। तो ये रीजन नहीं थी, वैसे आपको था कि बचपन से आप टॉम बॉय थी? मैं बचपन से ही टॉम बॉय हूँ और मेरी लुक भी ऐसी है कि नोबडी कैन, मतलब किसी को पता ही चलता कि ये लेडीज है जब तक मैं बात ना करूँ। हाँ, जब तक बात ना करें वो तो जो लिपस्टिक, लेकिन पता चल जाता। अब मेरे साथ तो हम सामने बैठी हुई है तो मैं आपको देख के बता सकती हूँ कि ऑफ कोर्स आपके फीचर्स जो हैं वो खवातीन वाले हैं। तो फिर आप बालों की भी आप प्रॉपर, आपको कभी शौक नहीं हुआ कि नहीं शादी वाले में जाए क्योंकि नहीं मैं जरा अपना? नहीं, मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही सिंपल पसंद करती हूँ, टू बी सिंपल। और वैसे भी मैं लॉन्ग हेयर रखती थी ना तो मुझे आईज में अफेक्ट हो जाता था, बिकॉज मैं बचपन से ही टॉम बॉयज थी, तो इसलिए। अच्छा, आप अपना घर भी जो है वो खुद रन करती हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो कितना मुश्किल हो जाता है एक खातून के लिए आज के टाइम में तमाम तो चीज़ें करना? मैम, आप यकीन नहीं कर सकती, मैं फीमेल होके 3 जॉब्स करती थी। मॉर्निंग में कॉन्वेंट जीसस मैरिज जाती थी, आफ्टरनून में सेंट पॉल्स आफ्टरनून शिफ्ट में, देन इसके बाद मैं कमरुल इस्लाम हॉस्पिटल के मैं काम करती थी। आई टू कम ओवर 2:30 इन द नाइट। 3 जॉब्स करती थी, तो मेरे बीच में फिर वालिद बीमार हो गए थे, तो थोड़ा हार्डशिप था, फिर छोटे बहन भाई भी स्कूल पढ़ते थे, तो फिर मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होने लग गया, तो इसी वजह से मैंने जॉब मैं करती थी। आप 3 जॉब्स करती थी और ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल था। किसी के हॉस्पिटल में आप क्या जॉब करती थी? मैं ऑलराउंडर थी वहाँ पर। एक्चुअली मैं मैक्सिमल फेशियल डेंटल की थी, लेकिन वहाँ से जो स्टाफ आती थी वो जिना से आती थी, बिकॉज गायनी की भी होती थी, आइस की भी होती थी, तो गायनी के पास समटाइम्स वो नर्स नहीं होती थी, स्टाफ नहीं होती थी, तो मुझे मेरे सर्स को कहती थी, मेरे डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रऊशा, ठीक है, तो वो पूछती थी कि मैं ये आपके कमांडो मरियम को ले जाऊं कि मुझे ज़रूरत है, आज स्टाफ नहीं है, तो मेरे डॉक्टर ने कहा था जाओ कमांडो, यू आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, जाओ अवेल इट, बिकॉज दिस एक्सपीरियंस विल कम इन हैंडी। अच्छा, ये कमांडो आपका कैसे वो नाम पड़ा? उन्होंने खुद ही नाम लग दिया कमांडो। कमांडो इन एक्शन। अच्छा, मुझे बताएं आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में आपके वालिद का कितना किरदार है? बहुत ज़्यादा। मम्मी और डैडी ने बहुत मेहनत की है। हमारी शॉप थी
पहले मैकेनिक की शॉप थी, फिर बाद में जब से हम बड़े होते बिकेम बिग, तो उसके बाद जो है मेरे मम्मी और पापा ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर। हमारे शॉप थी जिसमें सूप मिलता था, सैंडविचेस मिलती थी, स्लश मिलता था, जो पुराने ज़माने में स्लश होता था, याद है आपको? 2 डिवाइड्स होते थे, वो मिलता है तो अभी भी मिलता है वो तो। हाँ, लेकिन उस टाइम पुराने ज़माने में बहुत मुश्किल, मतलब इट वाज समथिंग न्यू। इट वाज न्यू। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s। अच्छा, ओके। तो उस टाइम इट वाज डिफरेंट। सो मेरी मम्मी और डैडी बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया हमें एजुकेशन देने में, और मतलब वर्किंग हार्ड टुगेदर, एंड दैट्स हाउ वी they have worked hard and we are now doing our level best to help them out. सही। तो अभी आप अपने बहन भाई को अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, या आपके बहन भाई अब? No, my one brother and one sister is married. जी। और फिर आपका एक और छोटा भाई है, तो फिर आप उसकी टेक केयर करें जी। तो आपके बहन भाई को आपने पढ़ाया? जी, फीस मैं ही पे करती थी। जब मैं स्कूल में मैंने जॉब शुरू किया था सेंट पॉल्स में, तो मेरी हाफ सैलरी तो वो बहन भाई, क्योंकि दोनों सेंट पॉल्स में ही थे, तो उनकी एजुकेशन में जाती थी। सही। तो फिर ये आपको एक तरह से वो कहते हैं ना कि आपके कोई बहन भाई, आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ा, फिर आप भी स्कूल में जाने लग जाए, तो फिर थोड़ा बहुत आपको वहाँ से रिलीफ मिल जाता है। तो आपका रिलीफ ये था कि लेकिन उसमें भी आपकी हाफ सैलरी चली जाती थी उसमें। अच्छा, मुझे बताएं कितना ज़रूरी, मैं आजकल लड़कियों को देखती हूँ, आजकल क्या पहले भी, अच्छा जी, कन्वींस नहीं है, कोई पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने वाला नहीं है, तो हमारी बहुत सारी बच्चियां ना आगे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का सोचती नहीं कि मैं किसके साथ जाऊंगी, और अलाउड ही नहीं है, बगैर मर्द के तो आप घर के बाहर जा नहीं सकती। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को एम्पावर करें ताकि हमारी बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकें और उसके बाद अपने ख्वाब पूरे कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। यू शुड, आपके पास जो है आपको, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। When you go, मतलब आप बाहर जाती, you will find different categories, different people, but you should know how to, मतलब उनसे किस तरह से डील करना है, किस तरह से चलना है। और दूसरी चीज़, सपोर्ट ऑफ द हाउस पीपल, जो स्पेशली फादर्स के होते हैं। अगर फादर्स अपने डॉटर्स को करेज दें और बोलें कि नहीं बेटा, कोशिश करो, तुम कर सकती हो हर चीज़, तो क्यों नहीं, हर चीज़ हो सकती है अगर आप कोशिश करें तो। सही। अच्छा, जब आपको पे एक बुरा टाइम आया, जब आपके फादर जब वो चले गए, तो वो जो जिम्मेदारी आप पे पड़ी, वो कितना टफ टाइम था? बहुत टफ था, बिकॉज माई डैड वॉज द ओनली पर्सन, मतलब यू नो, मेरे पापा के कोई, मतलब वो लास्ट थे, बिकॉज मेरी पप्पी, मेरे चाचा, सो कोई नो बडी वाज देयर, मामू भी नहीं थे। तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। And then after that, मेरी बहन भी started, she finished her college, then she started working. Another brother, he also finished school, he also started working, so we all contribute and started working. मतलब इस तरह से घर चलता था। ऐसे। अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगी कि मैं ज़रा इसमें वेस्पा के पास भी जाऊँ। मुझे वेस्पा इतना अच्छा, आई सो लव वेस्पा, और मैं कि वेस्पा देख के मैं हल्की सी पागल हो जाती हूँ। डिज्नी में भी आपको वेस्पा मिलेगा, और वो वेस्पा बिल्कुल ऐसा कि वेस्पा के पास आप जा सिर्फ उस पर पिक्चर्स खिंचवाएं, तो इतनी एक तरह से मैं कहूँ प्यारी चीज़ है, और अब इतनी यूनिक चीज़ है कि अब आपको ये वेस्पा दोबारा से देखने को नहीं मिलता। तो ज़रा चाहते मैं आ जाए, ज़रा वेस्पा पे आ जाए। मुझे ज़रा बताएं, जो स्टार्ट करती है, कैसे स्टार्ट करती है, स्टार्ट तो ज़रा करके दिखाएं प्लीज़ ज़रा। आ जाए मरियम। हाँ, समटाइम्स आपको इसको टर्न करके थोड़ा सा यू करना पड़ता है ताकि द ऑयल एंड एवरीथिंग में कम, राइट? अच्छा, तो ये आप ही कर सकते हो, मतलब ये तो इसको, इसमें हिम्मत चाहिए, इतना हेवी। दूसरी चीज, यहाँ पर चौक होती है, जी जी, पुल, आप इसको खींचेंगी, राइट? ठीक है, चौक को खींचेंगी, आप ये चौक को खींचेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो। अच्छा, इसको खींच दूं मैं? अभी तो नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑन इट्स प्लेट्स। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये क्या इसमें है, ये एक्स्ट्रा टाइल्स की बात करें? दिस इज एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील। अच्छा, स्पेयर व्हील जो है, जिसको आप खुदा ना खासा अगर टायर पंक्चर हो तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। चले जी, जरा हम तो जा रहे हैं ब्रेक पे, स्टार्ट करें जी, मैंने इस पे बैठ के ब्रेक पे जाना है। हाँ, अच्छा, आप ऑफिस बीसी भी आई हैं जी? क्या बात है, हम जनाब आज मरियम मुझे उधर तक ले जाएं, वो कैमरामैन साहब तक मुझे पहुंचा दें। आप लोग जनाब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैम इस तरफ आ जाए। कि उधर आ जाओ? जी, इस तरफ उधर से बैठ, मुझे बैठना है। हाँ, पकड़ के बैठूंगी मैं। हाँ, मुझे चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।
हजरात, हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है कि वो गाने जिन पे आपको लगता है कि कोई जीरो डांस नहीं कर सकता, या आपको उससे भी डांस करके दिखा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जुनैद और परवीन का ये जोड़ा, जो कि बहुत आजकल हिट है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है भाई। हर जगह इनकी वीडियो वायरल है। आप फेसबुक पे भी जो है वो कुछ कोई रील्स देख रहे हो तो दरमियान में एकदम से इनकी रील आ जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे भी कुछ कर रहे हो, कोई रील्स देख रहे हो, दरमियान में एकदम से जुनैद और परवीन की कोई रील आ जाएगी। इतने ये वायरल माशाल्लाह से मियां बीवी चल रहे हैं। मुझे बताएं ये आपका ये सिलसिला कब से चल रहा है? 5 साल से चल रहे हैं हम लोग। 5 साल से आप लोग ये वीडियोस बना रहे हैं? वीडियो उस वक्त उस जमाने में डब में होता था, डब करते थे, डबिंग खाली करते थे प्रैक्टिस। अच्छा, डब स्मैश से आप लोग इसका सिलसिला ये करते थे। डब मैश में मैं नहीं थी उस वक्त। अच्छा ठीक है, तो डब स्मैश में सिर्फ ये थे, आप नहीं? नहीं। मुझे बताएं पहले आप लोग की शादी कब हुई, पहले ये तो बताएं। 13 साल हो गए माशाल्लाह से हमारी शादी को। माशाल्लाह। और ये क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी। तो रिश्ता आया था तो आपको पहले पसंद आ गए थे भाई साहब? मतलब ना मैंने देखा था ना इन्होंने देखा था। हमारी अम्मियों ने मतलब पसंद पहले होता था ना। इनकी अम्मी आई, इनकी अम्मी देख के कहीं कॉल आई कि हाँ हमें पसंद आ गई लड़की, आप हम राजी हैं। अच्छा। तो मेरी अम्मी बोली हाँ चलो ठीक है, देख कर आते। अम्मी भाई और अब्बू गए, उन्होंने पसंद किया, उसी उनको लिफाफा दे दिए और घर में आ गए थे। हमें बात पक्की कर दी। मैंने कहा बताना तो चाहिए था, दिखाना तो चाहिए था। तो बोले नहीं हमें अच्छा लगा, हमने कर दी। कोई कुछ बोल दे कुछ करे, हमें पसंद आया, लड़का अच्छा डिसेंट सा था, हमने कर दिया। फिर मैं अम्मी को, अम्मी आपने दिखाया नहीं, कुछ होता है? मैंने कहा हमारे दौर में भी यही होता था, उसको दिखाते तो नहीं थे। फिर मैं कॉलेज जाती थी, उस वक्त BA में थी। तो मतलब मेरे घर वाले फ्रेंड्स वगैरह ने बोली कि तुमने ना फियांसी देखा, पिक्चर दिखाओ। मैं कहा दिखाया ही नहीं। फिर घर में आके खूब रोई कि आप ना पिक्चर्स दिखाओ, मुझे देखना है। फिर मेरी अम्मी अब्बू को फोन करी कि क्या करना है, ये तो रो रही है। फिर अम्मी अब्बू दोनों गए इनके घर पे, इनको बोले भाई पिक्चर दे, तो बहुत रो रही है। फिर ये पिक्चर वगैरह इन्होंने खींच के लेकर आया, फिर उन्होंने हमको दिखाए। तो परवीन आपके ज़हन में क्या था कि कैसा होगा? घर वालों ने कहा था बहुत डिसेंट लड़का है। मैं अपने भाई से पूछती थी, मेरा भाई मेरा क्लोज फ्रेंड है ना, उससे पूछती थी कि भाई किरण की आंखें कैसी हैं, हाइट कैसी है, आप मुझे बताओ। उसके ना हाथों में बाल है कि नहीं है, पूछे हैं कि नहीं है, कि पान में गुटका मामा तो नहीं, दांत वाले वो तो नहीं है, सिगरेट तो नहीं। बोला अबे पागल वागल तो नहीं हो गई है, इस तरह का थोड़ी कोई पूछता है बंदा लड़के की। उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया ये ग्लासेस पहनते थे। अच्छा, ओहो अच्छा, तो आपको चश्मा पसंद नहीं था? पसंद तो पता माइंड में तो हो ना कि क्या है क्या नहीं है, इस तरह से नहीं था। हमारे खानदान मतलब एक ही खानदान के हैं हम लोग, दूर के थोड़े से, किसी की शादी है। तो इनकी अम्मी ने बोली नहीं देखा लड़की को, देखना भी तो रियल में भी देख ले, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग मतलब गए, तो ये भी वहाँ पे लेट आए थे, मैं जल्दी पहुँच गई, मेरा पूंछ लेके जल्दी पहुँच गए। उनकी सारी चाचियाँ मामियाँ सब सासें, सबसे सारी सासें ही खिलाएंगी ना। बिल्कुल। और उनके बीच में मुझे बिठा दिया। ये लोग आए ना, मैं टेंशन में कैसे होगा क्या होगा, रियल में तो देखूं। फिर मैंने जब रियल में जब ये आए इनकी अम्मी ने, तब इन्होंने कहा मुझे हाथ मिलवाओ, एक शर्ट पे जाऊंगा या हाथ मिलवाऊंगा। ओए वेरी फ्रैंक बॉय, वेरी एडवांस। आपने कहा हाथ मिजाजी खुदा बोलते हैं शौहर को। तो अभी शादी थोड़ी भी थी, लेकिन मैं हाथ मिलाऊंगा। मैंने कहा मैं लड़की को बताओ मेरी मॉडर्न बॉय, क्योंकि यहाँ मेहमान है ना, मेमना में मतलब लोगों को हाथ चुमाते हैं ना, कि लड़की किसी नए से मिली चाची हो, चाचा हो, ताया हो, सबसे हाथ चुमने की रस्म होती है। बुजुर्गों के प्यार से हाथ चुमते। तो ये भी वहीं खड़े हुए थे, ये अपनी तरफ से सबसे हाथ चुमा रहे, मेरा भी तो हाथ चुमा के बोली चुप नहीं बोलते। बोले नहीं मैं भी हाथ चुमाऊंगा या हाथ मिलाऊंगा, तो जाने नहीं दूंगा उसको। यस्मिन की अम्मी ने ना मेरा हाथ को ऐसे लिया और इसको ऐसे मिला के बोले उसको जाने दे, जा। और फिर जब भी खाना कहीं खुल रहा है, मैं कहीं देख रही हूँ, जा रही हूँ, नजर तिरछी नजर देखता है ना बंदा, मैं तिरछी नजर से देख रही हूँ, मुझे तुम देख रहे थे ना, कह रहे हाँ मैं तुझे देख रहा था। अच्छा, लेकिन पसंद आ गए थे? हाँ, अच्छे लगे थे माशाल्लाह। आपको कैसी लगी थी ये? माशाल्लाह पसंद आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था देखूंगा, क्योंकि लेकिन लड़कियों के जज्बात ज्यादा होते हैं, उनको इश्यूज होते हैं कि यार नहीं देखना है। भाई नहीं होता है कि आप आज जमाना ऐसा है ना। नहीं, मेरी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी। आप किसी कोई ख्वाहिश नहीं? आपको यकीन था घर वाले बता देगा प्यारी सी लड़की, दुबली पतली चाहिए अपनी अम्मी को, प्यारी सी लड़की, क्योंकि घर वालों के वालिदा जो करती है बेहतरी के लिए करेगी। बच्चा पहली बार पाल पोषण बड़ा किया है मुझे, तो बेहतरी के लिए कोई करेगी एक्टिविटी। तो मैंने बोला आप जो बेहतर लगे अपने लिए बहू ढूंढो। लेकिन दुबली पतली ढूंढना, देखा वो बेचारी, देखा ना, बाल लंबे भी होने चाहिए, ये भी फरमाइश करी थी। जब दोनों फरमाइशें पूरी होगी फिर क्या पूछना। अच्छा मुझे बताया इस वक्त आप काम क्या करते थे जुनैद भाई? मैं शादी से पहले शादी से पहले जब रिश्ता पक्का हुआ था, तो उस वक्त ये मैं मेंटेनेंस वगैरह का काम करता था। अच्छा, CCTV सुपरवाइजर वगैरह था, तो अब जाके मैं उसी पे में अभी। अच्छा ठीक है। अभी जैसे जुनैद भाई कह रहे थे कि माँ जितना पाल पोस के बड़ा करती, तो अम्मा को वीडियो दिखाई, अम्मा देख रही होंगी अभी भाई लाइफ में। मुझे पता है जो अम्मा ये वीडियोस देखती है तो वो क्या कहती है? बहुत खुश होती है वो तो, बोलती अच्छा ये मेरा बेटा जुनैद है, अच्छा परवीन तुमने इसको बदल दिया। मतलब ये इस तरह के पहले नहीं थे, सीधे साधे थे। अपनी शादी पे भी डांस किया था, ये बताएं? बहुत सीधे साधे थे, किसी से बात भी नहीं करते थे,
एकदम नहीं बोलते हैं कि एकदम सीरियस बंदा, ना किसी से बात करना ना कुछ करना। वो तो अभी मैंने इनको माशाल्लाह से ट्रेन कर दिया कि सबसे माशाल्लाह से बात करते हैं। खानदान में सब बोलते थे किसी से बात नहीं करता, परवीन ये मतलब सीरियस है, अपने काम में अपने में खामोशी से रहते थे। अभी भी मेरे घर में भी जाते किसी से बात नहीं करते, खामोश रहते। खामोश तो सब लोग ये कहते हैं कि भाई वैसे तो बिल्कुल खामोश था, बात ही नहीं करता, लेकिन वीडियोस पे वही सब बोलते हैं। हाँ माशाल्लाह से मेरी बिल्डिंग में भी ऊपर नीचे कभी उतरती चढ़ती बोलते मैं जुनैद को वीडियो देखी इतना माशाल्लाह से डांस करता है, मैंने तो लगता है सीधा साधा है ये, तो मैं कहा सीधा साधा मेरे साथ देखे देखो पता चलेगा। ये डांस कहाँ से सीखा आपने, मुझे पहले बताया। बचपन से शौक था डांस का, तो ये कि कभी बाहर आने नहीं दिया था, लेकिन ये कि हम लोग आपके हाँ नहीं घर वाले सख्त नहीं थे, मतलब ये कि शौक था ऐसे, हमें क्या पता कि वायरल हो जाए कि नहीं। तो हम लोग वीडियोस बना रहे थे उस वक्त, तो ट्रेंड था कि कोई ट्रेंडिंग वाली वीडियोस बनाए, तो कोई ट्रेंड चाहिए आपको, स्किल्स कोई आपके पास स्पेशल हो तो वो यूज करे तो आपको वीडियो वायरल होती है। तो हर प्लेटफॉर्म यही कहता है कि आपको वायरल होना है तो कोई आपको ट्रेंड बनाना पड़ेगा, स्किल्स अच्छा वाला। तो मेरे में ये स्किल्स थे, तो मैं इसको इम्प्रूवमेंट कर करके आपके सामने दिखे, आपके सामने। अच्छा, ये अभी आप जुनैद भाई इम्प्रूव करके इतना जबरदस्त डांस करते हैं, अभी आपको लगता है आपने मजीद आगे भी डांस करना है? आपको तो बड़ी ऑफर्स आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, ऑफर्स आ रही है, इंडिया से भी मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे हमें। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, जो पहली वीडियो आप लोगों ने बनाई थी उसके पीछे क्या सोच थी कि अच्छा यार चलो बनाते हैं, फिर उसके बाद जैसे आपने कहा ना कितना खामोश थे, बोलते नहीं थे, तो उस लड़के का डांस करना कितना मुश्किल होगा वीडियो के लिए? पहले हम लोग डब मैच वाली वीडियो बनाते थे, जैसे लिपसिंग वगैरह होती थी ना, वो करते थे। तो उसमें हमारी बहुत वायरल चली गई, हमने निर्जेटी के पुल पे बनाई थी, वो लोगों के इंस्टाग्राम में शेयरिंग हुई, बहुत वायरल गई, लोगों ने हमको शेयर किया कि तुम तो यहाँ वायरल जा रही है मिनिट्स वाली। हमने कहा हम दूसरों के अकाउंट में जब ये वायरल जा रहे हैं, हमें अपने अकाउंट में कुछ करना चाहिए कि हम अपने अकाउंट में मिलियंस में जाए ताकि लोग हमें पहचाने। बिल्कुल, दूसरों के वजन में कुछ ट्रेंड चेंज करते, बोले पर मैं डांस करता हूँ, तुम ना खड़े रहना साइड पे। मैंने कहा मेरे से उम्मीद नहीं रखना कि मैं डांस करूँ, मैं साइड पे खड़े रहूंगी। थोड़ा बहुत तो मैंने कहा नहीं, ख्वाहिश होती है हर की, सबके सामने नहीं है, लोग बातें बनाते हैं। बोले सही है, तुम खड़े रहना, आंखों से लिपसिंग जो करती हो अपने तरह से करना, मैं डांस करूंगा, अल्लाह करेगा हम आगे बढ़ जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचता कितना ज्यादा माशाल्लाह से हम ग्रो करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, काफी फैंस मिलते हैं हमें, रास्ते में मिलते हैं, फौरन पहचान लेते हैं। हाँ क्यों नहीं पहचानेंगे भाई, चिपकी आवाजें लगा रहे होते हैं। अभी आपने पहली वीडियो चलाई हमारी, ये 6 ये डिफेंस डे में भी बहुत चली है, और 14 अगस्त हमने 14 अगस्त के लिए बनाई थी। अच्छा, लेकिन लोगों ने डिफेंस डे में भी इसको यूज किया। अच्छा, 14 अगस्त से याद आया, 14 अगस्त में जो हमारे यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन था, तो जुनैद भाई उसमें भी आए हुए थे। अब मैं अच्छा, क्योंकि जब मेरे भी वायरल वीडियो देखी तो मैंने कहा ये बहुत देखे लग रहे, बहुत देखे लग रहे। फिर याद आया कि तो मेरे शो पे आए थे 14 अगस्त पे, तो वो आपको सिंगिंग का भी शौक है? हाँ, गुनगुनाने का शौक था, तो मैंने चलो थोड़ा सा ट्राई करके देख ले। लेकिन लेजेंड्स होते हैं, उनके ऊपर मैं नहीं कर सका कॉपी, लेकिन डांस में स्किल थे तो आपके सामने इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई है। वैसे बाकी भाई ये चीज है, उन्होंने कोशिश भी की थी और इतने अच्छे थे कि जब जजेस ने उनको कहा कि नहीं भाई आप इसके अलावा क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं टिकटॉक, मुझे याद है आपने बताया उन्होंने कहा था अहमद जान साहब ने कि आप टिकटॉक बनाते रहिए, खत्म नहीं कीजिए। उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि आप बनाते रहिए, और उनको हम बचपन में उनकी वीडियोस देखते थे, सॉन्ग्स वगैरह जब हम छोटे थे तो वो देखते थे, उनके सॉन्ग्स देते थे। अभी काफी कम आते हैं अभी वो। आप तो जरा काफी, अब आप वीडियो देख रहे होते तो आपको वीडियो में से ना इतनी एक अच्छी मजेदार वाइब्स आ रही होती हैं। और मुझे परवीन की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि ये डांस कर रहे होते हैं और ये हाथ इधर, लेकिन परवीन जो खड़ी होती है वो सिर्फ आंखों से और हाथ से कोई बात कर रही है, लेकिन पूरी बॉडी में आप कहीं म्यूजिक नहीं देखेंगे, जो कि मुझे बड़ा ग्रेसफुल लगता है कि अच्छे तरीके से पूरे में अपने मियाँ का साथ देती हैं। तो ये आपने कैसे सोचा कि अच्छा मैं ऐसे करूंगी? जो बोलते ना मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, 2 आगे के पहिए, ये आगे से स्टार्ट इन्होंने कर ली, पीछे बैकिंग तो मुझे देनी है ना, साथ का सपोर्ट तो देना है। तो शौहर है, शौहर का साथ तो हर मामले में देना पड़ता है। अब लोग उसको गलत समझने वाला तो गलत समझते हैं, अच्छा समझने वाला अच्छा समझते हैं। सही। घर के कामों में सपोर्ट करते हैं आपको? ये बहुत। क्या कुछ कामों में वैसे ज्यादा सपोर्ट करते? खाना बना लेते कभी से? हाँ, मैं पहले जॉब करती थी ना। अच्छा। तो कैशियर थी एक क्लिनिक में, तो वहाँ पे मतलब मैं जाती थी, मेरी इवनिंग की शिफ्ट थी, तो ये मतलब जब मैं आती थी तो खाना मास्टर से मेरे लिए बना के रखती थी। कभी कीमा बनाते थे, कभी आलू की भुजिया बनाते थे, और मुझे तब मजा आता था, बोलती थी आप ही बनाया करो, मुझे आपका जायका बहुत अच्छा लगता है। इनके हाथ में टेस्ट बहुत है माशाल्लाह। ये मैं भी अपने मियाँ को ये कहती हूँ आपके हाथ में टेस्ट बहुत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं पकाऊं। अच्छा ना, सुकून भी हो जाता है थोड़ा सा। तो मुझे आपकी अम्मी भी कहती कि जब कभी खाना जब वो देखती है कि आप इतना सपोर्ट करें तो आपके घर वाले खुश होते हैं आपसे? बिल्कुल खुश होते हैं। मैं शादी से पहले भी खाना बनाता था। अच्छा, शादी से पहले पर्सनल बनाता था खुद के लिए, क्योंकि मुझे शौक था कि इंग्रेडिएंट्स ज्यादा अच्छा किस तरह यूज करना, क्या है मसाला जायका वगैरह चाहिए होता था,
तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट करता था खुद ही। तो बाहर का खाना आपको बोलते हैं सेहतमंद नहीं हो, तो लोग ये कहते थे, हम लोग के पुराने जमाने में तो यही मिसालें मिलती थी। अब लोग ज्यादा रेस्टोरेंट की तरफ चले गए, लेकिन वो रेस्टोरेंट भी आपको पता है ब्रांड वाले आ गए अब, लेकिन पहले तो यही शौक चल रहे थे हम लोग को, तो मैं एक्सपेरिमेंट करते रहे। क्योंकि अम्मी शादी से पहले आती थी ना हमारे घर पे, तो बोलती थी तुझे परवीन सुकून रहेगा। मैंने कहा अम्मी क्यों? कि हम लोग शादी में, तो ये दोनों बाप बेटा शादी में नहीं जाते, ये अपने बाप को खाना पका के खिला, तुझे सुकून मिलेगा, तुझे खाना पका के खिलाएगा। मैंने कहा अम्मी तो परवीन ने कहा मेरी तो लॉटरी निकल आई कि अच्छी बात है कि ये इनको खाना बनाने भी आता है। अच्छा माशा से आप लोग का आप साहिब औलाद में, और आप लोग का बेटा है माशाल्लाह, वो माशाल्लाह से कौन सी क्लास में है? 6th क्लास में माशाल्लाह। वो 6th क्लास में, वो आप लोग की वीडियोस एंजॉय करता है बहुत ज्यादा, उसको तो बहुत। बेटे को तो इनका भाई समझते कि भाई है इनका। हाँ, बहुत लोग वीडियोस बोलते कि आपके भाई भी साथ में आ रहा है। बोले आपके भाई है, आप तुम्हारे अपने साले के साथ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई पहचानता नहीं कि हम माँ बेटे लगते हैं। अच्छा माशाल्लाह से वो भी मेरी तरह हाइट निकाल रहा है। अच्छा इसकी माशाल्लाह से इसकी हाइट जो है एग्जाम था ना, इसलिए वजह से वो आज नहीं आ पाए। अच्छा जो कमेंट्स आते हैं आप लोग उसको कैसे लेते हैं? क्योंकि देखिए अच्छे कमेंट्स भी आते हैं तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो फिर आप उस लोगों को कैसे? इग्नोर मार देती हूँ। इग्नोर नहीं, अच्छे कमेंट्स को तो इग्नोर नहीं मारते, उससे अप्रिशिएट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं हमें। वो खुद कहते हैं कि आप ये करें वो करें, और लोग मशवरा दे जाते हैं अच्छे माशाल्लाह। तो इसीलिए दुनिया कम नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती रहती है। आप लोग तो काम बड़े आसानी से हो जाते होंगे, अगर कोई काम फंसता होगा, ये आप सब्जी वाले के बाद भी जाते होंगे सब लोग। हाँ, फल वाले वो बड़े आपको फल भी अच्छे देते होंगे। हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट भी मिल रहा है अब। और अभी मैंने बीच में ठेले वाले के पास खड़ा हुआ था, ये नहीं कि शॉप पे तो होते हैं सपोर्ट करते हैं, ठेले वाले के पास खड़ा हुआ था, एक सिंपल सा, मैं 2 दर्जन केले उठाए अपना अच्छे वाले जो हाई फाई क्वालिटी के, मैंने 2 दर्जन दे दिए, उसमें थोड़े से ज्यादा थे, तो उससे थोड़े के 3 दर्जन में दे दिए उतने पैसों में। और मुस्कुरा रहा था मुझे देख के बार बार, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उनका था कि हाँ भैया आप हमारे पास दोबारा आना। मुझे बताइए ये जो कपड़ों वाले ब्रांड्स उन्होंने आपको अप्रोच करना शुरू किया कि जो आप अपनी वीडियोस बना रहे थे उसमें हमारी कपड़े वाला पहन के? अच्छा अभी तक आपको इसकी नहीं आई? किसी ब्रांड ने भी सपोर्ट नहीं। अच्छा मुझे बताएं, ये अब जैसे आप लोगों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपके फैंस अब इंडिया में भी आपको देख रहे हैं, इसका आपको अभी तक फाइनेंशियल कोई फायदा होना शुरू हुआ है? इतनी आप लोग मेहनत करें, 5 साल से आप लोग लगे हुए हैं, पेड प्रमोशन थोड़ी आने लगी है अभी, ऐसे सपोर्ट काफी लोग दे रहे हैं, तो हमको पता जैसे जैसे पता चल रहा है, फाइनेंशियल भी आ रहा है, और इंटरव्यूज भी हमारे काफी जगह पे हो रहे हैं, काफी सोशल मीडिया में इंटरव्यूज हम दे चुके हैं इसी वजह से। सही। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो टिकटॉक पे लोग कहते हैं कि पैसे कमाना बड़ा आसान होता है, तो आप लोग टिकटॉक पे काफी अरसे से हैं, तो क्या टिकटॉक पे फिर आप लोगों को पैसे, जैसे बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और वो भी कहते हैं कि अच्छा जी हम भी अच्छा डांस वाला कर सकते हैं, तो वो क्या उनको मशवरा देंगे, वो कैसे शुरू कर सकते हैं? मशवरा यही देखे भाई, क्रिएटिविटी चाहिए आपको, आपके पास देखें क्या स्किल है। अगर डांस के स्किल है तो आप डांस करें, या किसी और चीज के बारे में आपका स्किल अच्छे है, आप समझते मैं ये कर रहा था, जैसे कॉमेडी है या मिमिक्री है, जो भी करना चाहे वो करें। आपको सब आप देखो हर तरह की आपको वीडियोस मिलेगी उसमें, और लेकिन वो आपका अलग से एक होगा, स्किल्स शो हो रहा होगा वाकई में, तो आपकी वीडियो वायरल होनी है। हाँ ये मुझे बताइए, मुझे लग रहा है आप शाहरुख खान से इंस्पायर्ड है, जो आप हाथ है ना वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो निकल नहीं पा रहा होता। कभी तो निकल जाएगा, क्यों एक मिल गई ना इसलिए निकल नहीं पा रहा दूसरी के लिए। बोलते शाहरुख खान फैलाता है इसलिए क्या भाई कि आ जाए। अच्छा लोग आपको जो स्पेशली देख रहे होते हैं, आपकी बेगम को देखकर, बेगम भी आपको प्यार से वीडियो में देख रहे होते हैं, खानदान में सारे कहते होंगे ये तो जोरू का गुलाम है। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आप जिस तरह डांस करना तो लोग यही कर रहे हैं, बीबी के इशारों में नाच रहे हैं, और 6 महीने से हो गए 6 महीने ज्यादा वायरल जा रहे हैं ना, डांस वाली वीडियो वायरल जाती है तो हम लोग डांस वाली बनाते ज्यादातर। तो असल में क्या बाकी खानदान वाले कहते हैं कि जी बेगम की इशारों में करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह से, पसंद बहुत अच्छा करते हैं, मिलके चलते हैं, खुश होते हैं कि हमारे खानदान में कोई है जो आगे बढ़ रहा है, कि अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं, जिसको लोग जानते हैं, जो कि मशहूर हो गए। अच्छा बच्चे के स्कूल में मुझे बताएं वहाँ पे टीचर्स कितना इम्प्रेस है आपसे? वो टीचर्स भी हम इंतजार तो करते होंगे, पेरेंट्स पूछती है उससे कि ना तुम्हारी अम्मी अब्बू को टिकटॉक में इनकम आ रही है, तुम्हारे अम्मी अब्बू कितने सपोर्ट्स हो गए, कितने सब्सक्राइबर हो गए, उसको गुलाब अपने पास बिठाती है, उससे पूछती है, मैं कहा हीरो नहीं बताया करो, नहीं बोला करो, टीचरों का क्या काम है? ठीक है वैसे पूछ ले कि हाँ माँ बाप क्या पास बिठा के उससे पूछती है, मुझे बताते गुड़िया, मुझे ना उन्होंने पूछा था इस तरह से, मैं कहा नहीं बेटा नहीं बताते, स्कूल में ऐसी बातें नहीं करते। आपका बेटा आपको क्या क्या बुलाता है? गुड़िया। अच्छा आपको गुड़िया क्या बुलाता है? तो घर में गुड़िया और कौन बुलाते हैं? कितने मुझे बचपन से सब गुड़िया बोलते हैं ना, मेरी अम्मी मेरे भाई सब मुझे गुड़िया ही बोलते थे। शादी के बाद पता चला कि मेरा नाम परवीन है, तब जब अपनी अम्मी घर आती तो वो तक आसान नाम है गुड़िया, तो उसने गुड़िया ही सीख लिया, तो अभी तक माशाल्लाह से मुझे वो गुड़िया ही बोलता है। अच्छा तो उसने आपको कभी मामा या अम्मी कह के नहीं बुलाया? मूड होता है स्कूल बच्चों के सामने बोलता है मेरी मम्मा है ये, लेकिन बोलता दिल में गुड़िया ही है, अब्बा के सामने अब्बा गुड़िया बुला रही है, अब्बा और गुड़िया। अच्छा अब्बा और गुड़िया। तो उसको कितनी अच्छी वीडियोस लगती है वो, और उसकी सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी है? सब अच्छी लगती है डांस वाली, बता मुझे भी ले लो,
अच्छा, आप हर वीडियो में मुझे शुमार करो, लेकिन मैं इसको पढ़ाई की वजह से पीछे रखती हूँ कि बच्चे का माइंड फिर डिस्टर्ब हो जाएगा ना, एक दफा बच्चा आ जाएगा तो फिर उसी में रहेगा। सही। मुझे बताएं कि अब्बा ज्यादा अच्छा डांस करते हैं या बेटा ज्यादा अच्छा डांस करता है? दोनों मुकाबले में जब आते तो दोनों टक्कर के होते हैं। शुरू में शादी के बाद जब ये थोड़ा बड़ा होने लगा तो हम लोग दोनों आपस में ना टकराते थे, मुकाबला करते थे। तो उस वक्त तो वीडियोस नहीं बनाते थे, लेकिन करते रहते थे, पर्सनल एक्टिविटी करते रहते थे, मुकाबला करते थे। छोटा सा था, बोलते थे अब्बा अब्बा डांस कर रहे, देखा अब्बा उठे, अब्बा बैठ जाओ मैं करता हूँ, मेरी वीडियो में अब्बा को हटाओ, मैं अपने को लो वीडियो में, अब्बा को हटाओ। छोटा सा था, प्यारा सा, वो मजे से बोलता था। फिर अब्बा बोला तुम हटो, कैमरे के सामने नहीं आओ, मैं कैमरे के सामने आता हूँ। और वो क्यूटी बच्चे की माशाल्लाह बोलू प्यारे भी लगते हैं ना, सारे मासूम होते तो अच्छे लगते थे। और माँ बाप वाकई भाई माँ बाप को तो बच्चे बहुत बहुत ही प्यारे होते हैं। सो मुझे अच्छा जी एक कॉलर है हमारे साथ, वो आपके बड़े फैन भी है, ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मदिहा? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ज़ीशान जी ये आपके साथ आज एक कपल आया हुआ है जी, इन्होंने बहुत सौ की नींदें उड़ाई जी। तो ये माशाल्लाह दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट ये कि क्रिटिसिज्म किस फील्ड में लोगों को फेस नहीं करना पड़ता, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट इनके लिए कुछ सजेशन है मेरे लिए। सबसे पहले तो इन दोनों को अस्सलाम वालेकुम एंड यू गाइस कीप इट अप। थैंक यू सो मच। सजेशन क्या ज़ीशान साहब? सजेशन इनके ये है कि बस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और ना, जैसे गानों में इनके जो लाइक साथ नहीं दे रहे होते, समटाइम्स ये कुछ भूल जाते हैं। ये एक दो वीडियोस में मैंने इनके लिए देखा है, तो प्लीज अगर ये इसको कवर कर ले। और दूसरा ये कि जो सर हैं वो एक ही जगह कर दे खड़े होके डांस करने के बजाय। ये तो हो ही नहीं सकता। ये हाँ, पता उससे क्या होता है, ये हमें लगता है कि ये जो बताना चाह रहे हैं, ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा। अच्छा। क्योंकि इनकी वो जो मैसेज हैं वो तो एक जगह सेल हैं, तो वो तो आई नो, लेकिन इनका जो है ये थोड़ा सा इसको ना प्रैक्टिस करके और फिर ये खुद देखें कि क्या ये अच्छा लग रहा है। तो खुद देखने से जितना इंसान अपने आप को संभाल सकता है कि वो अपने वो बेहतर जानता है खुद को, तो वो उससे मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा ये इनका। और ये आपकी मोहब्बत का, आपकी सजेशन का बहुत शुक्रिया जी। ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, ये मुझे बड़ा लगता है वो सब अप्रिशिएट करते हैं परवीन को कि परवीन आंखों से अच्छे से उंगलियों पर नहीं चाहते, आंखों के इशारे भी समझ जाते हैं। तो मैं इनकी कमेंट्स पे जवाब ये देना चाहूंगा, 3 घंटे लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए फिल्म देखने जाते हैं, तो वो 3 घंटे हम 5 मिनट में नहीं कर सकते पूरे। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम 5 मिनट के या 2 मिनट में जो सेकंड्स में हमको एंटरटेनमेंट करा सकते हैं तो वो कराते हैं। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है हमारे डांस स्टेप से, तो अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, लोगों को खुशी चाहिए। आज वैसे भी हम मेंटल हेल्थ के वाले से बात कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए। सबसे पहले तो लोगों को सुनना सीखें। कोई आपके पास है, आपका दोस्त परेशान है, उसको सुने, उसको दिलासा दें, उससे कहा हो जाएगा, इट विल बी ओके। इसके ये कहने में क्या जाता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपका प्रवीण, आपका आप लोग मेरे शो में आया, मुझे बड़ा मजा आया। आप लोगों से मैं ले रही हूँ इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।